हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रेवरेंड इंसैनिटी का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की चैप्टर नंबर 301 से 310 तक। फोर्थ इनर सिटी के 8वें नंबर के एक्सपर्ट सीनियर जू बे को एक नए आदमी ने इतनी बुरी तरह हरा दिया कि वो मुंह से खून उगलने लगा। ये नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जू बा कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक अनुभवी योद्धा था। अचानक उसने जोर से चिल्लाते हुए दोनों हाथ फैलाए और फैंग युआन को कसकर पकड़ लिया। फैंग युआन को लगा जैसे वो रुई में लिपट गया हो। चारों तरफ से मोटा मांस उस पर दबाव डाल रहा था, जिससे वो हिल नहीं पा रहा था। उसने मुक्के और लाते बरसाईं, हर बार मांस पर पड़ा। जू बा की हड्डियां टूटने लगीं और उसका मांस पिट पिट कर चमड़ी के नीचे ही गूदा बन गया। लेकिन जू बा ने दांत भींच लिए, फैंग युआन को जबरदस्ती जकड़ कर रखा। वो लगभग फैंग युआन की मार से बेहाल हो गया था, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी कि अगर उसने इस राक्षस को छोड़ दिया तो उसकी खैर नहीं। जगह तंग होती जा रही थी। फैंग युआन ने नाक से जोर की आवाज निकाली और बिना जरा भी डर दिखाए उसने ऑल आउट एफर्ट ग्यू को एक्टिवेट कर दिया। आसमान में एक हरे रंग का बुल का फैंटम दिखाई दिया। एक नया बीस्ट फैंटम देखकर बाई निंग बिंग की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। अंदर ही अंदर वो हैरान थी, सोचने लगी, गुपचुप तरीके से फैंग युआन इतना ताकतवर हो गया। अगर मैं इसके सामने होती तो सिर्फ अपने ज्यू वर्म्स के सहारे शायद मैं भी। उसका दिल बैठ गया। बुल की ताकत गहरी और टिकाऊ थी। फैंग युआन ने अपने दोनों हाथ फैलाकर जू बे की मोटी बाहों को, जो उसे कसकर लपेटे हुए थीं, जोर से खींचा। ताकत की तुलना में जू बे उसका मुकाबला कैसे कर पाता। जूबा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी बाहें कांपने लगीं, पसीना बरसात की तरह बहने लगा, लेकिन फिर भी वो फैंग युआन को रोक नहीं पाया। उसके अंदर एक अजीब डर की लहर उठी। उसने महसूस किया कि अगर फैंग युआन छूट गया तो उसका अंत पक्का है। मैं हार मानता हूं, उसने जोर से चिल्लाया। जिंदगी के आगे नाम और इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। होस्टिंग ग्यू मास्टर ने तुरंत बैटल स्टेज की ताकत से दोनों को जबरदस्ती अलग किया। लड़ाई का नतीजा तय हो गया। फांग जेंग जीता, जू बा हारा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर चारों तरफ से लोग हांफते हुए बोले, वो सच में जीत गया। जू बा तो बस एक पेपर टाइगर निकला, बाहर से मजबूत दिखता था लेकिन असली में कुछ नहीं। मैं तो लगभग धोखा खा गया था। जू बा एक नए आदमी से भी नहीं जीत पाया। वो चौथे इनर सिटी बैटल स्टेज का 8वां एक्सपर्ट कहलाने लायक ही नहीं। ये तो उसके लिए शर्म की बात है। जू बे की दयनीय हालत ने वो इमेज तोड़ दी जो उसने इतने सालों में बड़ी मेहनत से बनाई थी। बाई निंग बिंग ने लोगों की बातें सुनी और अंदर ही अंदर सिर हिला दिया। जू बे सालों से एक एक्सपर्ट था, उसकी ताकत में कोई शक नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से उसे फैंग युआन जैसा ओपोनेंट मिला। जूबा की लड़ने की शैली थी सामने वाले के हमलों को झेलना, उसकी प्राइमीवल एसेंस और स्टैमिना को खत्म करना और फिर पलटवार से जीतना। लेकिन सामने था फैंग युआन, एक स्ट्रेंथ कल्टिवेटर, जिसके पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की वजह से प्राइमीवल एसेंस कभी खत्म ही नहीं होती। स्टैमिना में भी वो बेजोड़ था। दोनों की शैलियां आमने सामने आईं, लेकिन आखिर में ज्यादा मजबूत इंसान जीता। ये बात वाकई में थोड़ी विडंबनापूर्ण थी। बाई निंग बिंग ने अपनी शैली बदलकर चालाक और चालबाज बनना शुरू कर दिया था। वहीं फैंग युआन अपनी पुरानी चालबाजी छोड़कर अब खुलेआम ताकत के दम पर लड़ रहा था। दोनों की लड़ाई की शैलियां जैसे आपस में बदल गई हों। जू बा जमीन पर गिर पड़ा और हार मान ली। फैंग युआन से हारने के बाद उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। स्टेज के नीचे वे यांग मुस्कुराया और फैंग युआन से बोला, अच्छा काम किया। ये फैंग युआन की चौथे इनर सिटी में पहली लड़ाई थी, इसलिए वे यांग खुद देखने आया था। फैंग युआन का प्रदर्शन उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। वे यांग फैंग युआन को लेकर बहुत चिंतित था, एक तो क्लैन लीडर के आदेशों की वजह से और दूसरा उनकी दोस्ती की वजह से। भोज में वे यांग ने कहा, शायद तुम स्ट्रेंथ पाथ के लिए ही पैदा हुए हो। उसने फैंग युआन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैंने भी कभी स्ट्रेंथ पाथ पर चलने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। आज तुम में वो उम्मीद दिख रही है। जान लो, बहुत सी नजरें अब तुम पर टिकी हैं। इस रास्ते पर बिना झिझक चलते रहो। फैंग युआन ने सिर हिलाया। उसे अपनी स्थिति का अच्छे से अंदाजा था। वो अभी अभी चौथे इनर सिटी में आया था और उसने जू बे को हरा दिया। एक ही झटके में उसका नाम चारों ओर फैल गया। बहुत से लोग हैरान रह गए। जैसे ही ये लड़ाई खत्म हुई, उसे बहुत सारे ग्यू मास्टर्स ने चुनौती देना शुरू कर दिया। ज्यादातर स्ट्रेंथ पाथ के लोग थे जो उसके ऑल आउट एफर्ट ग्यू के पीछे थे। जितना अच्छा वो प्रदर्शन करता, उतनी ही ज्यादा उस जीयू की कीमत बढ़ती और उतने ही ज्यादा लालची लोग उस पर नजर डालते।
अब जो लोग उसे चुनौती दे रहे थे वो चौथे इनर सिटी के एक्सपर्ट थे। अब से उसकी राह और कठिन होने वाली थी। लेकिन जितनी मुश्किलें बढ़ती गईं, फैंग युआन का लड़ाई का जोश उतना ही भड़कता गया। उसके अंदर का खून जैसे उबलने लगा। बस इतनी सी मुश्किल और जोखिम उसे कैसे रोक सकते हैं? कोई भी ताकत फैंग युआन की प्रगति को नहीं रोक सकती। इस दुनिया में कोई भी मेरी महत्वाकांक्षाओं का अंत करने वाला नहीं। 8 दिन बाद उसने जिन बियान युआन से लड़ाई की। कुछ देर तक दोनों बराबरी पर लड़े। फिर फैंग युआन ने अपने बीस्ट फैंटम्स को अनलीस्ट किया और जिन बियान युआन की कोर डिफेंसिव गू वर्म को तोड़कर उसे वहीं मार डाला। 10 दिन बाद लियाओ हुआ डोंग, जो अपने आक्रामक हमलों के लिए मशहूर था, फैंग युआन से भिड़ा। फैंग युआन ने हमले का जवाब और ज्यादा जबरदस्त हमले से दिया, उसे सीधे सामने से हरा दिया। अगर होस्टिंग गू मास्टर बीच में ना आता तो लियाओ हुआ डोंग की जान चली जाती। 7 दिन बाद जोंग डे, जिसकी ताकत 5 बाघों के बराबर थी, फैंग युआन के साथ एक जबरदस्त लड़ाई में उतरा। लेकिन आखिर में उसे बुरी तरह पीटा गया, जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता जमीन पर पड़ा हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया और फैंग युआन लगातार एक के बाद एक जीत हासिल करता गया। चौथे इनर सिटी में कई एक्सपर्ट थे, लेकिन फैंग युआन की बढ़त की रफ्तार तो पागलपन की हद तक थी। चाहे कल्टिवेशन की बात हो, नए ग्यू वर्म्स जोड़ने की बात हो या फिर और किसी पहलू की, हर मामले में वो आगे निकलता जा रहा था। जितनी ज्यादा वो जीतता, उतने ही ज्यादा प्राइमीवल स्टोन्स उसे मिलते। वो लगातार लड़ाइयां लड़ता रहा, बहादुरी से आगे बढ़ता रहा। हर एक मैच दर्शकों के लिए देखने लायक होता था। लेकिन दूसरी तरफ वो हमेशा बहुत चौकस भी रहता था। उसने कभी भी किसी विरोधी को हल्के में नहीं लिया। हर मैच से पहले वो जरूरी जानकारी इकट्ठा करता था। वेई यांग और ली रान के साथ मिलकर एक के पास अथॉरिटी थी और दूसरे के पास अंडरग्राउंड नेटवर्क। फैंग युआन को किसी भी लड़ाई से पहले सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। वो कोई दिमागहीन ब्रूट नहीं था। वो हर महीने सिर्फ 4 मैच स्वीकार करता था। हालांकि जबरदस्ती की चैलेंज का नियम था, लेकिन जानबूझकर टारगेटिंग को रोकने के लिए जिस गू मास्टर को चैलेंज किया जाता था, उसे हर मैच के बाद 8 दिन आराम का समय मिलता था। फैंग युआन इस समय का पूरा फायदा उठाता था। वो दूसरों की तानों और चिढ़ाने वाली बातों को इग्नोर कर देता और पूरा ध्यान कल्टिवेशन पर लगाता। उसके लिए बैटल स्टेज सिर्फ खुद को जांचने और निखारने की जगह नहीं थी, बल्कि एक कमाई का जरिया भी थी। अब वो मशहूर हो चुका था। उसकी लगातार जीतों ने उसका नाम चारों तरफ फैला दिया। इतिहास का सबसे ताकतवर न्यूकमर, स्ट्रेंथ पाथ को दोबारा जीवित करने की उम्मीद का तारा, एक खूंखार और निर्दयी बीस्ट। कई खिताब उसे दिए गए जो उसके गुणों को बताते हैं। नया होने के बावजूद गजब का जीत रिकॉर्ड, ऑल आउट एफर्ट ग्यू का मालिक, निर्दयी और क्रूर, कभी भी दुश्मन को जिंदा न छोड़ना अगर मार सकता हो, वगैरह। इस तरह 3 महीने बीत गए। एक दिन सीक्रेट रूम के अंदर फैंग युआन और बाई निंगबिंग आमने सामने बैठे थे। बाई निंगबिंग ने दोनों हथेलियां फैंग युआन की पीठ पर रखीं और अपनी स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस उसे ट्रांसफर करने लगी। यह प्राइमीवल एसेंस फ्लैश बोन यूनिटी ग्यू के जरिए कन्वर्ट होकर थोड़े नुकसान के बाद फैंग युआन के एपर्चर में पहुंचाई गई। एपर्चर के अंदर प्राइमीवल एसेंस ज्वार भाटे की तरह उठता गिरता रहा, जैसे लहरें किनारे से टकरा रही हों। स्विश 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 की आवाजें गूंज रही थीं। लहरें लगातार उठ रही थीं, रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। सफेद लाइट वॉल्स पर ये लहरें लगातार प्रहार कर रही थीं और उनमें बदलाव आने लगा। कुछ ही पल बाद लाइट वॉल्स की जगह वाटर वॉल्स ने ले ली। सफेद रोशनी पानी की तरह बहने लगी, जिससे एपर्चर की दीवारें और मोटी व मजबूत हो गईं। रैंक 3 के इनिशियल स्टेज से वो मिडिल स्टेज में पहुंच गया। फैंग युआन को इसमें सिर्फ कुछ महीने लगे। ये सब फ्लैश बोन यूनिटी गू और बाई निंगबिंग की वजह से मुमकिन हुआ। जितना ऊंचा किसी गू मास्टर का रैंक होता है, कल्टिवेशन में छोटे छोटे रेल्म का फर्क भी उतना ही बड़ा हो जाता है। बाई निंगबिंग रैंक 3 पीक स्टेज पर थी, इसलिए उसका सहयोग फैंग युआन के लिए बहुत मददगार था। अगर ये बात बाहर आती तो बहुत बड़ा हंगामा मच जाता। खुद फैंग युआन, जो बहुत कुछ जानता था, अंदर ही अंदर चौंक गया। लेकिन बाई निंगबिंग, जो पहले 10 एक्सट्रीम फिजिक की धारक थी और जिसकी कल्टिवेशन स्पीड राक्षसी स्तर की थी, उसे फैंग युआन की तरक्की पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अगर बाई निंगबिंग रैंक 4 पर होती और लाइट गोल्ड प्राइमीवल एसेंस इस्तेमाल कर रही होती तो फैंग युआन की कल्टिवेशन स्पीड और भी बढ़ जाती। फैंग युआन की ऑरा में आए बदलाव को महसूस करके बाई निंगबिंग को समझ में आ गया कि वो सफल हो गया है और उसने अपनी हथेलियां पीछे खींच लीं। तो फिर कुछ ही दिनों में तुम चौथे इनर सिटी बैटल स्टेज पर पहुंचने वाले हो। क्या तुम अपनी कल्टिवेशन रैंक 4 तक बढ़ाना चाहोगे? फैंग युआन ने मुड़कर पूछा। जितनी ऊंची बाई निंगबिंग की कल्टिवेशन होगी, फैंग युआन उतनी तेजी से कल्टिवेट कर पाएगा। जरूरत नहीं। अगर तुम रैंक 3 पर टिककर लड़ सकते हो तो मैं भी कर सकती हूं।
बाई निंगबिंग ने ठंडे अंदाज में कहा और फैंग युआन को कोई नरम भाव नहीं दिखाया। लेकिन आखिर में उसने जोड़ा, मेरी एप्टीट्यूड फिर से बढ़ गई है, अब 92% पर पहुंच चुकी है। इस रफ्तार से तुम मुझे यांगू कब देने वाले हो? ओह, ये तो बहुत तेज है। फैंग युआन चौंक गया। उसे 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन इतने विस्तार से नहीं। भले ही पॉइजन वाव हट चुका था, लेकिन बाई निंगबिंग अभी भी उसके लिए बहुत अहम थी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। हमने पॉइजन वाव जू इस्तेमाल किया था। अगर मुझ पर भरोसा नहीं भी है तो कम से कम जू की ताकत पर तो भरोसा है ना? हूफ। बाई निंगबिंग ने कुछ नहीं कहा। पिछले कुछ महीने जो उसने फैंग युआन के साथ बिताए थे, वो उसकी जिंदगी के सबसे शांतिपूर्ण दिन थे। दोनों ने साथ मिलकर मेहनत की थी और पॉइजन वाव जू की वजह से उनका गठबंधन बना था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था, ये आदमी तो मुझसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ज्यादा इनाम कमा रहा है। इस बात को बाई निंगबिंग अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसकी खुद की प्रगति बड़ी थी, लेकिन फैंग युआन की उससे भी बड़ी थी। इन कुछ महीनों में फैंग युआन ने न सिर्फ कछुए की ताकत हासिल की, बल्कि रैंक 3 ब्रॉन्ज स्किन जू का इस्तेमाल करके अपनी त्वचा पर एक और रक्षा की परत भी जोड़ ली। रैंक 2 ब्रॉन्ज स्किन ग्यू सिर्फ थोड़े समय के लिए ग्यू मास्टर की त्वचा को सख्त बना सकती थी, लेकिन रैंक 3 ब्रॉन्ज स्किन ज्यू शरीर को ही इस्तेमाल करती है और ये सुरक्षा स्थायी रूप से शरीर में आ जाती है। अब फैंग युआन की त्वचा ब्रॉन्ज रंग की हो गई थी, जैसे वो तेज धूप में झुलस कर आ रहा हो। आयरन बोन्स, स्टील टेंडन, ब्रॉन्ज स्किन और गोल्डन शील्ड गू के साथ फैंग युआन की रक्षा इनिशियल सक्सेस स्टेज पर पहुंच चुकी थी। तीसरे इनर सिटी बैटल स्टेज में भी वो किसी भी ताकतवर दुश्मन का सामना कर सकता था। जहां तक कैनपी ग्यू की बात है, फैंग युआन ने उसे पहले ही बेच दिया था। वो गोल्डन शील्ड गू के साथ ओवरलैप करता था और फैंग युआन की लड़ाई की शैली के अनुकूल नहीं था। जैसे ही फैंग युआन मिडिल स्टेज में पहुंचा, शांग क्लान सिटी के बाहर एक समूह आ पहुंचा। शांग क्लान सिटी। गू युए फैंगजेंग अंदर है ना? टाई रुओनान आगे बढ़ते हुए सोच रही थी। टाई डाओ क्यू युवा स्वामी को प्रणाम करता है। टाई डाओ क्यू ने जल्दी से झुककर सम्मान प्रकट किया। टाई डाओकू को देखकर टाई रुओनान चौंककर बोली, टाई डाओकू, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? उसने देखा कि टाई डाओकू ने एक काला आई पैच पहन रखा था। टाई डाओकू थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, मेरी आंखें बाई निंगबिंग ने घायल कर दी थीं। कुछ महीने पहले उसकी बाई निंगबिंग से जोरदार लड़ाई हुई थी और उसे भारी हार झेलनी पड़ी थी। उसने अपनी बाईं आंख खो दी थी। उसकी फाइटिंग एबिलिटी बहुत गिर गई थी। साथ ही हैंडब्लेड गू भी बाई निंगबिंग ने छीन लिया था। अब वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन टाई डाओकू ने हार नहीं मानी। उसका दिल बहुत मजबूत था। उसने दांत भींचकर स्टेज पर लड़ाइयां लड़ी, कुछ एस्कॉर्ट और इन्वेस्टिगेशन वाले काम किए और इस तरह शांग क्लैन सिटी में किसी तरह अपना गुजारा किया। वो जैसे कोई अकेला भेड़िया था जो अपने जख्म चाट रहा हो। उसने फैंग और बाई पर चुपचाप नजर रखी, धीरे धीरे अपनी ताकत दोबारा जुटाई और क्लैन को जानकारी भेजता रहा। इसी के कारण टाई रुओनान खुद एक टीम लेकर यहां पहुंची थी। बाई निंगबिंग, उसने तुम्हें घायल कर दिया। टाई डाओकू, तुम्हारी जानकारी में कुछ गलती थी। तुमने अपने पत्र में ये बात क्यों नहीं बताई? टाई रुओनान ने भौहें चढ़ाकर नाराजगी में पूछा। टाई डाओकू ने मन ही मन सोचा, मैं मुंह दिखाने लायक कैसे रहता। वो कड़वाहट से मुस्कुराया। वो रैंक 3 गू मास्टर था। उसके अंदर गर्व और इज्जत थी। लेकिन टाई रुओनान के सामने उसने सिर झुका लिया और बोला, ये मेरी गलती थी। वो गर्वीला इंसान था, लेकिन टाई रुओनान के लिए उसके दिल में बहुत इज्जत थी। अब 2 साल बीत चुके थे। 2 साल पहले टाई शू लेंग की मौत की खबर क्लैन तक पहुंची थी। उस खबर ने पूरे क्लैन को गहरे दुख में डाल दिया था। एक रैंक 5 गू मास्टर बहुत बड़ी ताकत होता है, मॉर्टल डोमेन की चोटी पर खड़ा रहता है। टाई क्लैन जैसी विशाल क्लैन भी उसकी मौत से हिल गई थी, और वो भी टाई शू लेंग, जिसे पूरे सदर्न बॉर्डर में डिवाइन इन्वेस्टिगेटर के नाम से जाना जाता था। उसका नाम सदर्न बॉर्डर में गूंजता था। वो टाई क्लैन की शान और झंडा था। टाई शू लेंग की मौत न सिर्फ टाई क्लैन के लिए बल्कि पूरी राइटस फैक्शन के लिए नुकसान थी। जब क्लैन शोक में डूबा था, टाई शू लेंग की बेटी टाई रुओनान ने कदम आगे बढ़ाया। वो अपने पिता के साथ सदर्न बॉर्डर में घूमती रही थी। क्लैन में वापस आकर उसने टाई क्लैन की 13 हॉल्स को चुनौती दी। अरीना बैटल्स में सबको हराकर टाई क्लैन की 8 यंग मास्टर्स में से एक बन गई। उसने क्लैन के अंदरूनी मामलों की जिम्मेदारी ली और करप्शन और लालच को छिपने नहीं दिया। उसने अपराधियों को सजा दी। टाई शू लेंग गिर गया, लेकिन टाई रुओनान उठ खड़ी हुई। उसने अपने पिता की जिम्मेदारी संभाली और पिछले 2 सालों में टाई क्लैन की नई राइजिंग स्टार बन गई। टाई रुओनान का नाम दूर दूर तक फैलने लगा, यहां तक कि शांग क्लैन सिटी में दूर रहने वाला टाई डाओकू भी उसकी कहानियां सुन चुका था। टाई क्लैन और शांग क्लैन की पॉलिसीज अलग थीं। टाई रुओनान अगर क्लैन लीडर की कुर्सी तक न भी पहुंचे तो भी वो क्लैन की एक अहम शख्सियत और एक मजबूत जनरल बनेगी। वह जवान थी, लेकिन रैंक 3 अपर स्टेज तक पहुंच चुकी थी। उसकी जीनियस वाली उपाधि पूरी तरह सही थी।
उसकी वर्तमान और भविष्य की अचीवमेंट्स दोनों ही टाई डाओकू के सम्मान के लायक थीं। टैमू, जाकर इसकी चोटों को देखो, टाई रुओनान ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। टैम्यू का चेहरा नाजुक था, वो टीम का हीलिंग गू मास्टर था। वो तुरंत आगे बढ़ा और टाई डाओकू की आंखों की सबके सामने जांच करने लगा। कुछ ही सांसों में टैम्यू ने कहा, इसकी आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसे ठीक करने के लिए रैंक 5 गू मास्टर चाहिए। वो विनम्र था। उसकी उम्र केवल 28 साल थी, लेकिन वो रैंक 3 पीक स्टेज तक पहुंच चुका था। वह टाई क्लैन की साइड ब्रांच का एलीट था। कई लोगों ने उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने टाई रुओनान की सेवा करने का निर्णय लिया। पिछले कुछ सालों में टाई रुओनान ने यंग मास्टर की भूमिका निभाई थी और अपनी ताकत बढ़ाई थी। उसने कई प्रतिभाशाली लोगों को अपनी फैक्शन में शामिल किया। टाइम्यू भी उन्हीं में से एक था। शैंग क्लैन सिटी में डॉक्टर सू शो नाम का एक रैंक 5 एक्सपर्ट है। टाई डाओकू, ये पैसे लो और जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाओ। टाई रुओनान ने एक प्राइमीवल एल्डर गू निकाला और टाई डाओकू की ओर फेंका। थैंक यू यंग मास्टर। टाई डाओकू ने गू पकड़कर आभारी नजरों से देखा। डॉक्टर सुशाओ का इलाज बहुत महंगा था। टाई डाओकू ने पिछले कई सालों से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया था ताकि एक दिन वो अपनी आंख का इलाज करा सके, लेकिन 1 लाख प्राइमीवल स्टोन्स कोई छोटा अमाउंट नहीं था। शैंग क्लैन सिटी में कीमतें बहुत ऊंची थीं। उसे हैंडब्लेड गू भी खरीदनी थी, इसलिए वो पैसे नहीं जोड़ पाया। उसने सीना सीधा किया और बोला, मैंने यंग मास्टर के रहने के लिए पहले से एक गार्डन एस्टेट रिजर्व कर लिया है, कृपया मेरे साथ चलिए। लेकिन टाई रुओनान ने हाथ हिलाया, जल्दी नहीं, मुझे नैनक्यू गार्डन ले चलो। तुम्हारी रिपोर्ट में लिखा था कि फैंग और बाई वहीं रहते हैं, सही? हाँ, सही कहा। टाई डाओकू थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसने नहीं सोचा था कि टाई रुओनान इतनी सीधी कार्रवाई करेगी। रास्ता दिखाओ, टाई रुओनान ने आदेश दिया। टाई रुओनान का स्वभाव तेज और निर्णायक था, लेकिन कुछ ही देर में उसे अंदर जाने से मना कर दिया गया। सॉरी, मेरे दोनों मास्टर्स अपने सीक्रेट रूम्स में कल्टीवेट कर रहे हैं। नानक्यू गार्डन के दरवाजे पर खड़ा दरबान आदर से बोला। क्या बात है, डर गए क्या? अंदर छुपने की कोशिश कर रहे हैं, टीए दाओकू ने नाक चढ़ाते हुए तिरस्कार से कहा। वो दरबान शांग क्लैन द्वारा खास ट्रेनिंग पाया हुआ था, उसमें बेहतरीन गुण थे। उसने टीए दाओकू पर एक नज़र डाली और दरवाजे की रक्षा में डटा रहा, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। टीए रुओनान महान टीए क्लैन के युवराजों में से एक थी। वो किसी बच्चे पर गुस्सा नहीं करती। वो हल्के से मुस्कुराई और एक निमंत्रण पत्र निकालकर दरबान को देती हुई बोली, कोई बात नहीं, मेरा निमंत्रण उन्हें दे देना। मेरा तुम्हारे मास्टर्स से थोड़ा जान पहचान है, हम रात में दोबारा आएंगे। मैं जरूर लॉर्ड्स का संदेश पहुंचा दूंगा, लेकिन वो क्लोज्ड कल्टिवेशन में है, मैं नहीं कह सकता वो कब बाहर आएंगे। हो सकता है डिनर तक भी बाहर ना आए, दरबान ने जाते जाते उन्हें याद दिलाया। डिनर के वक्त जब टीए क्लैन दोबारा आया तब भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। मुझे लगता है ये फैंग और बाई यंग मास्टर की गरिमा से डर गए हैं, इसलिए अंदर छुपे बैठे हैं, या फिर जानबूझकर हमें नजरअंदाज करके अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं। टीए क्लैन का गिरोह अंदाजे लगाते हुए गुस्से में बातें करने लगा। 2 बार आने के बाद भी उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। क्या वो खुद को इतना बड़ा समझते हैं? यहां तक कि शांग क्लैन का यंग मास्टर भी अगर बुलाए तो उसे भी काम छोड़कर आना पड़ता। घबराओ मत, हम कल सुबह फिर आएंगे। टीए रुओनान ने सबको शांत किया। एक और निमंत्रण पत्र सौंपते हुए उसके चेहरे पर गहरी सोच की झलक दिखी। दूसरे दिन सुबह नानक्यू गार्डन फिर से बंद मिला। टीए क्लैन के लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। वो लगभग जबरदस्ती अंदर घुसने ही वाले थे, लेकिन टीए रुओनान ने उन्हें रोक लिया और एक और निमंत्रण पत्र सौंप दिया। जैसे ही वो लोग गए, फैंग युआन अपने सीक्रेट रूम से बाहर आया। टीए रुओनान? नौकर की रिपोर्ट सुनकर फैंग युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए अजीब सा चेहरा बनाया। वो जानता था कि ये औरत टीए शुए लेंग की बेटी है। क्या वो चिंग माओ माउंटेन पर मर नहीं गई थी? टीए शुए लेंग ने माउंटेन जायंट पपेट गू के कांस्य मुखौटे से उड़कर स्टील हैंड गू का इस्तेमाल करके टीए रुओनान को बचाया था। उस समय फैंग युआन और बाई निंग बिंग के बीच जोरदार लड़ाई चल रही थी और उसकी नज़र व्हाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नेक से ढकी हुई थी, इसलिए उसने वो दृश्य नहीं देखा। जब धुंध छटी तब उस पर क्रेन ग्रुप ने हमला कर दिया। हालात बेकाबू हो गए और उसे 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिली। बाई निंग बिंग के सेल्फ डेटोनेट करने तक भी फैंग युआन ने टीए रुओनान को नहीं देखा। इसलिए फैंग युआन के दिमाग में हमेशा यही था कि टीए पिता पुत्री किंग माओ माउंटेन पर मारे गए। सोचो तो सही, ये टीए रुओनान अब भी जिंदा है और टीए क्लैन की यंग मास्टर भी बन गई। फैंग युआन ने तीनों निमंत्रण पत्र देखे, भौहें चढ़ीं और उसके अंदर से तीव्र किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। ये औरत तो आंखों में चुभ रही है। किंग माओ माउंटेन की एक सर्वाइवर जिसने उससे और गू युए फैंग झेंग से संपर्क किया था, अब उसके लिए बहुत बड़ा खतरा थी। अगर उसकी असली पहचान उजागर हो गई तो उसकी वो शांत जिंदगी जो उसने शैंग क्लैन सिटी में बड़ी मुश्किल से बनाई थी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फैंग युआन इस टीए रुओनान को कुछ कर भी नहीं सकता था। टीए क्लैन की यंग मास्टर और शांग क्लैन सिटी में उसे मारना मना था।
काश मैं फिर से रैंक 6 होता तो इस छोटी मछली को एक उंगली से मसल देता, फैंग युआन ने मन ही मन आह भरी। हालांकि उसकी लड़ाई की ताकत तेजी से बढ़ रही थी, फिर भी टीए रुओ नान को मारने के नतीजे वो अब झेल नहीं सकता था। असल में वो इस समय अपनी असली पहचान से भी दूर रह रहा था। पहाड़ के ऊपर और भी ऊंचा पहाड़ होता है, एक एक्सपर्ट से ज्यादा ताकतवर दूसरा एक्सपर्ट होता है। रैंक 5 सिर्फ मॉर्टल रन की चोटी है और मैं तो फिलहाल रैंक 3 हूं। फैंग युआन ने जल्दी से दिमाग में अपने विचारों को व्यवस्थित किया। उसे खत्म कर देना सबसे सीधा तरीका था, लेकिन वो संभव नहीं था, इसलिए उसे इस अवांछित मेहमान से निपटने का और रास्ता ढूंढना था। चिंगमाओ माउंटेन की घटना उजागर नहीं हुई है। टीए रुओ नान के व्यवहार से लगता है उसे कुछ भी पता नहीं है, वरना वो सिर्फ इस छोटे से समूह के साथ मुझे पकड़ने नहीं आती। उसने 3 निमंत्रण भेजे हैं और जानबूझकर दिखाया है कि वो मुझसे मिलना चाहती है। लगता है वो मुझसे उस समय की जानकारी लेना चाहती है। आखिर उसके पिता की मौत किंग माओ माउंटेन पर हुई थी। अब सवाल ये है, मैं इस वक्त गुयुए फैंग ज़ेंग की पहचान का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या वो मेरी असली पहचान पर शक करेगी? अगर उसे शक हुआ तो मैं उसके शक को कैसे दूर करूं? और अगर हालात और बिगड़ गए, मेरी पहचान उजागर हो गई, तो मैं स्थिति को कैसे संभालूं? शांग यान फे की जांच के अनुसार मेरी एप्टीट्यूड सामान्य है, जबकि मेरे भाई की ग्रेड एप्टीट्यूड है। मैं अपनी एप्टीट्यूड में आए बदलाव को कैसे समझाऊं? फैंग युआन का दिमाग बहुत तेजी से दौड़ने लगा। वो एक चालाक योजनाकार था, हमेशा सबसे बुरे नतीजे को सोचकर ही योजना बनाता था, और इस बड़े संकट में भी उसने वैसा ही किया। उसने तुरंत एक उपाय सोच लिया। अगर वाकई बात उस मोड़ पर पहुंच गई तो मैं ब्लड स्कल गू को शांग यानफे को बेच दूंगा। वो ब्लड सी ट्रू इनहेरिटेंस इकट्ठा कर रहा है। अगर मैं ब्लड स्कल गू उसे दे दूं तो वो शांग जिन सीआई की एप्टीट्यूड बढ़ा सकता है। वो उससे बहुत प्यार करता है। उसने उसके लिए मैन ट्रायम्फिंग हेवन गू का इस्तेमाल किया है ताकि उसकी किस्मत बदली जा सके। वो इस सौदे को मना नहीं करेगा। ब्लड स्कल गू सौंपने से फैंग युआन अपनी पहचान छिपाने की वजह समझा सकेगा, लेकिन जब तक हालात बहुत बुरे न हो जाएं, फैंग युआन कभी भी ब्लड स्कल गू नहीं बेचेगा। ब्लड स्कल गू किसी क्लान के लिए प्रतिभाओं को बढ़ाने वाली दिव्य गू है। अगर मैं इसे शांग क्लान को बेच दूं तो उनका बल बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। भले ही ये गू अब मेरे लिए बेकार है, लेकिन दूसरों के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। फैंग युआन को यह नहीं पता था कि फैंग ज़ेंग अब भी जिंदा है और उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है। फैंग युआन फिर से सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। टाई क्लैन के रिएक्शन के हिसाब से टाई रुओ नान शायद ये नहीं जानती कि ब्लड स्कल गू मेरे हाथ में है। शायद अब मेरी ए ग्रेड एप्टीट्यूड ही मेरी सबसे बड़ी फसाड है। इस बात में फैंग युआन बिल्कुल सही था। असल में टाई रुओ नान ने कभी भी फैंग युआन की आइडेंटिटी पर शक नहीं किया। इसका कारण साफ था, एप्टीट्यूड। टाई रुओ नान हमेशा मानती थी कि फैंग युआन डेसोलेट एंशिएंट मून फिजिक वाला है। 10 एक्सट्रीम फिजिक की वीकनेस के बारे में उसने टाई क्लैन में काफी कुछ सीखा था। इतनी लंबी अवधि के बाद अगर ये सच में फैंग युआन होता तो वो अब तक मर चुका होता। इसके अलावा टाई डाओ कू की रिपोर्ट से फैंग युआन की फाइटिंग स्टाइल बहादुर और फोर्थराइट भी उसकी पहचान का सबूत थी। टाई रुओ नान के दिमाग में फैंग ज़ेंग ही ऐसा स्टाइल रखने वाला था, और वो चालाक फैंग युआन ऐसा कैसे कर सकता था? टाई रुओ नान की चौथी विजिट पर उसने आखिरकार फैंग युआन से मुलाकात की। लिविंग रूम में केवल फैंग युआन और टाई रुओ नान मौजूद थे, बाकी सभी को बाहर भेज दिया गया। सोचा भी नहीं था कि हम ऐसे हालात में मिलेंगे, टाई रुओ नान ने कहा। फैंग युआन और फैंग ज़ेंग ट्विंस थे, दिखने में लगभग एक जैसे। वो चौंकी, लेकिन फैंग युआन और भी भावुक था। गहरी सांस लेते हुए बोला, अतीत अतीत में ही रहे, मैं इसे फिर से याद नहीं करना चाहता। टाई रुओ नान की आंखें तेज चमकी। नहीं, कुछ बातें भुलाई नहीं जा सकती। मेरी इस विजिट का मकसद उसी मामले के लिए है। तुम्हें पता है कि मेरे पिता कैसे मरे? मुझे सच बताना होगा। फैंग युआन ने टाई रुओ नान को गहराई से देखा। उसने डर दिखाया नहीं, बल्कि सीधे उसके सामने देखा। उसकी नज़र में एक स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड स्पिरिट थी। उसकी आंखें और आईब्रोज पहले से तेज थे। इन सालों में वो कहीं भटका नहीं। उसकी हल्की डार्क स्किन अब पेल हो गई थी, और उसकी एक्विलाइन नोज और रेड लिप्स उसे एक हीरोइक फीमेल जनरल की तरह दिखा रही थी। कोई शक नहीं, वो सुंदर थी। हालांकि बाई निंग बिंग और शांग सिनसियाई जैसी नहीं, लेकिन उसके शरीर की शेप अच्छी थी, खासकर लंबी टांगें। उसकी यूनिक डिस्पोजिशन ने उसे लोगों में चमकने वाला और पुरुषों की जीतने की इच्छा जगाने वाला बना दिया। लेकिन फैंग युआन उसकी अपीयरेंस से परेशान नहीं था। उसकी नज़रों से फैंग युआन को पता चला कि टाई रुओ नान को उसकी आइडेंटिटी पर कोई शक नहीं है। ये अच्छी बात थी। अब अगला सवाल था, उस पुराने मामले को कैसे समझाया जाए? फैंग युआन जानता था अगर उसने सही एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो टाई रुओ नान उसे जाने नहीं देगी। इसलिए उसके पास प्लान था। वो धीरे से साइड करते हुए बोला, हर बार जब मैं चिंगमाओ माउंटेन के बारे में सोचता हूं, मेरा दिल दर्द से भर जाता है। तुम्हें पिता खोना पड़ा, लेकिन मैंने पूरी अपनी क्लैन खो दी।
हर एक फैमिली मेंबर और जंगली इलाकों में घूमने के लिए मजबूर हुआ। शैंग क्लैन सिटी अच्छी जगह है, लेकिन आखिरकार ये एक विदेशी जगह है, घर जैसा फीलिंग नहीं है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं। फैंग युआन को ऐसे एक्ट करते देखकर टाई रुओ नान की टफ गेज सॉफ्टेंड। एक जैसे हालात में दोनों विक्टिम थे, लेकिन उसकी तुलना में फैंग जेंग, जिसने अपनी पूरी क्लैन खो दी थी, वो निस्संदेह अधिक पिटिफुल था। क्या तुम्हें पता है, तुमने मेरे क्लैन का एक यंग मास्टर मार दिया। अगर मैंने उन्हें रोक नहीं दिया होता तो तुम्हें पहले ही तुम्हारे क्लैन द्वारा ट्रायल किया जा चुका होता। टाई रुओ नान ने टॉपिक बदला। फैंग युआन का एक्सप्रेशन बदल गया और जल्दी से समझाया, टाई डाओ कू के मामले के बारे में मुझे पता है, ये इंटेंशनल नहीं था। मैंने ट्रैप्स उस ग्रास स्कर्ट मंकीज से निपटने के लिए लगाए थे। तुम्हारा टाई क्लैन क्यों मेरे पीछे पड़ा और ट्रैप में फंसा? उन्होंने खुद मौत को बुलाया, मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो? एक जीवन के बदले ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। टाई रुओ नान का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। फैंग युआन ने अपने दिल में कोल्डली हंसा, अगर ऐसा है तो मुझे कितनी लीव्स रिपे करनी होंगी? उसका चेहरा भी कोल्ड स्माइल दिखा रहा था। टाई रुओ नान, इतने सारे मामलों के बाद हम अब नाइव किड्स नहीं हैं। तुम्हारे टाई क्लैन का इस मामले में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। असली कारण कि तुमने एक्शन नहीं लिया वो पर्पल थॉर्न टोकन है जो मेरे हाथ में है ना? टाई रुओ नान ने ऑनेस्टली जवाब दिया, पर्पल थॉर्न टोकन मेन रीजन है, लेकिन ये केवल तुम्हारी सेफ्टी को शांग क्लैन सिटी में प्रोटेक्ट कर सकता है। एक बार तुम बाहर गए, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अगर तुम मुझे उस पुराने मामले की सच्चाई बता दो तो मैं अश्योर कर सकती हूं, जब तक मैं जीवित हूं टाई क्लैन तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। फैंग युआन का दिल थोड़ा शॉक्ड हुआ। ये टाई रुओ नान पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुई लग रही थी। टाई क्लैन की यंग मास्टर होने के बावजूद बहुत कम लोगों में इतनी अथॉरिटी होती। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो हम पॉइजन वाओ गू का इस्तेमाल कर सकते हैं, टाई रुओ नान ने कहा। पॉइजन वाओ गू फिर से? सच कहूं तो फैंग युआन अब दूसरों के शब्द खाने वाले गू को रिफाइन करने से थक चुका था। सच्चाई ज्यादा कुछ नहीं है। अब तुम टाई क्लैन की यंग मास्टर हो, क्या तुम गेस नहीं कर सकती? फैंग युआन ने सिर झुकाते हुए कहा, चुपचाप टाई रुओ नान को ऑब्जर्व करते हुए। लेकिन टाई रुओ नान को लगता नहीं था कि उसने इसे नोटिस किया। यंग गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में अगर तुम कुछ भी नहीं कहते, मुझे पहले ही कुछ अंदाजा है। फैंग युआन की आवाज बदल गई, तुम जानते हो? टाई रुओ नान ने धीरे से आह भरी। 10 चरम फिजिक उच्च स्तर के क्लैन में जियो मास्टर की दुनिया में कोई राज नहीं है। वो दृश्य पैदा करना और पूरे च्युंग माओ पहाड़ को बर्फ से ढकना, यहां तक कि एक रैंक 5 जियो मास्टर भी नहीं कर सकता। लेकिन जो मैंने नहीं सोचा था वो ये कि तुम्हारा भाई डेसोलेट एंशिएंट मून फिजिक नहीं था, बल्कि नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक था। क्या? फैंग युआन ने मन में पुकारा, लेकिन उसका चेहरा वैसा ही रहा, सिर्फ हल्का सा आंखें सिकी। वो क्यों सोच रही थी कि मैं डेसोलेट एंशिएंट मून फिजिक हूं? फैंग युआन को उसकी बात का अजीबपन समझ आया। रुको, अब समझ आया, तब गू युए क्लैन के लीडर ने मुझे क्यों बचाया। नहीं कहो, क्या उन्होंने सोचा कि मेरी कल्टिवेशन स्पीड 10 चरम फिजिक के कारण है? जैसे जैसे वो सोचता गया, कई बातें समझ में आने लगीं। अगर वो ऐसा सोचती है तो नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक मेरा सबसे बड़ा ढाल है। इसका मतलब है कि उसने मेरी असली पहचान पर कभी शक नहीं किया, जब तक मैं अपनी प्रिटेंस में कोई कमी नहीं दिखाता। इस सोच के साथ फैंग युआन का चेहरा जटिल और पीड़ा भरा दिखाई दिया। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ आह भरी। जितना अधिक वह बोलेगा उतने ही ज्यादा सुराख बनेगा, शब्द ही गलतियों की ओर ले जाएंगे। टाई रुओ नान ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और अपना अंदाजा पक्का किया। फिर उसका स्वर नरम हुआ, फैंग झेंग, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल का दर्द बहुत जटिल है। जिसने तुम्हारा घर बर्बाद किया, तुम्हें बाहर भटका दिया और तुम्हारे पूरे क्लैन को मार डाला, वो तुम्हारा खुद का भाई फैंग युआन था। फैंग युआन ने उसके शब्द रोक दिए, उसकी आंखें लाल हो गईं। रोको, जब तुम इतनी साफ साफ जानती हो तो अब मुझसे क्यों पूछ रही हो? लेकिन मुझे एक स्पष्ट जवाब चाहिए, ये सब मेरे अनुमान थे। टाई रुओ नान ने जोरदार नजर डाली। फैंग युआन ने सिर हिलाया और चुपचाप आंसू बहने लगे। टाई रुओ नान ने ये देख और उसे और मजबूर नहीं किया, बस उदास स्वर में बोली, क्या तुम जानते हो, मैं चिंग माओ पहाड़ लौट आई थी और वहां की बर्फ देखकर मेरा मन बुरा था। मुझे पता था कि मेरे पिता को फैंग युआन ने मारा था। अगर वो अभी जीवित होते तो पिता की हत्या का बदला लेना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती, लेकिन वो अब मर चुके हैं। तो अगर मैं परिणाम से संतुष्ट नहीं हूं, क्या हुआ? मैं अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई। मैं हत्यारे को मारना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही मर चुका। यही जीवन की सबसे बड़ी पछतावा है। टाई रुओ नान ने आह भरी, ये नहीं जानते हुए कि उसका मृत्युपरक दुश्मन सामने ही खड़ा है। फैंग युआन ने ठंडे स्वर में नाक सिकोड़ी असंतोष दिखाते हुए कहा, फैंग युआन आखिरकार मेरा भाई था, वो अब मर चुका है, और तुम और क्या चाहते हो?
ताइरू नान की आंखें चमकीं। मैं कुछ चीजें जानना चाहती हूं। तब मेरे पिता को एक रहस्यमय पत्र मिला। मुझे पता है उसमें क्या लिखा था। इसमें कहा गया था कि गुयुए विलेज में ब्लड सी इनहेरिटेंस है, इसलिए मेरे पिता अपनी चोटों को नजरअंदाज करके तुरंत क्विंग माओ पहाड़ पहुंचे। क्या तुम और बाई निंगबिंग इसके बारे में जानते थे? फैंग युआन ने सिर हिलाया। अगर मुझे ये मिल गया होता तो मैं पहले ही इस्तेमाल कर चुका होता। मैं इतनी मेहनत क्यों करता? ताइरू नान ने फैंग युआन को गंभीरता से देखा। ब्लड सी इनहेरिटेंस अंतहीन आपदाएं लाता है। तब डिमोनिक पाथ गू मास्टर ब्लड सी एंसेस्टर ने ये घिनौनी इनहेरिटेंस छोड़ी। मुद्दे की जड़ तक जाने पर मेरे पिता की मौत भी इस इनहेरिटेंस के कारण हुई। फैंग जिंग, अगर तुम सच में इसे प्राप्त करते हो तो मैं चाहती हूं कि तुम मुझे सौंप दो ताकि मैं अपने कुछ पछतावे की भरपाई कर सकूं। फैंग युआन ने सिर हिलाया। ना मतलब ना। ताइरू नान गंभीर थी, फिर बोली, मेरी रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे पास एक जीयू है जो मजबूत ब्लड ऑरा छोड़ता है। तुम इसे पहले लॉन्ग रेंज अटैक के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब तुमने स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेशन अपनाई तो इसे इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा क्यों? फैंग युआन चकित हुआ, फिर समझ गया। तुम मुझे ब्लड सी इनहेरिटेंस लेने का शक कर रही हो लेकिन छुपाना चाहती हो? हाँ, एमपीएच। क्या तुम इसका मतलब यही है? फैंग युआन ने इच्छा जताई और अपने एपर्चर से ब्लड मून ग्यू निकाला, ताइरू नान को फेंक दिया। ये मेरे क्लैन का ब्लड मून ज्यू है। क्या तुमने पहले इसे मेरे भाई के इस्तेमाल में नहीं देखा? जब धमाका हुआ तब मेरे क्लैन लीडर और बाई क्लैन लीडर ने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। क्लैन लीडर ने मुझे अपनी बाकी की जू सौंप दी और बाई निंगबिंग के साथ यात्रा में कई जू भूख से मर गए, लेकिन केवल ये ब्लड मून गू बचा क्योंकि इसे खिलाना आसान था। फैंग युआन के शब्द ताइरू नान के सवाल का जवाब ही नहीं थे, बल्कि ये भी समझाया कि वो और बाई निंगबिंग बर्फीले नरक से कैसे बच गए। ताइरू नान ने ब्लड मून ज्यू का निरीक्षण किया और उसका चेहरा शांत हुआ। तो यही है, तुम्हारा क्लैन लीडर बहादुर था। ब्लड लाइन की रक्षा के लिए उसने खुद को बलिदान किया। वो सच में महान है। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी। इसलिए मुझे बेहतर जीना है और गुयुए विलेज को फिर से बनाना है। जो भी मुझे रोकेगा उसकी जान लूंगा। ये बताता है कि वो बैटल स्टेज में इतना निर्दयी और कठोर क्यों था। हालांकि हम ज्यादा समय साथ नहीं बिताए, मुझे साफ साफ महसूस हुआ कि तुम बदल गए हो। ताइरू नान ने फैंग युआन को देखा। वो बस याद कर रही थी और शक नहीं कर रही थी। इतने बड़े आघात के बाद ज्यादातर लोग बदल जाते हैं, ये सामान्य है। फैंग युआन ने उसे साधारण रूप से देखा। लोग बदलते हैं, क्या तुम भी नहीं बदली? ताइरू नान ने सिर हिलाया। मैं बस अपनी ही राह पर चल रही हूं। उसके बाद दोनों चुप रहे। बहुत देर बाद ताइरू नान ने कहा, मैं टाई डाओ क्यू को वापस लाऊंगी। मैं वादा करती हूं, टाई क्लैन अब इस मामले का पीछा नहीं करेगा। शांग क्लैन पर भरोसा करके और तुम्हारे क्लैन को फिर से बनाना एक अच्छा तरीका है। कई लोग सफल हुए और मैं तुम्हारे लिए भी सफलता की कामना करती हूं। यह कहकर वो लड़की ठानकर उठी और चली गई। फैंग युआन ने उसे जाते देखा। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। उसे एक अस्पष्ट पूर्वाभास हुआ, ये ताइरू नान साधारण नहीं है। वो भविष्य में उसके लिए बड़ी समस्याएं ला सकती है। काश मैं उसे पहले ही मार देता। फैंग युआन बेबस पछतावे से भर गया। ताइरू नान सच में चली गई और जैसा उसने कहा था, उसने टाई डाओ क्यू को भी अपने साथ ले लिया। फैंग युआन अच्छी तरह समझ गया कि टाई डाओ क्यू किस तरह का व्यक्ति था। बाई निंगबिंग के साथ इतनी लंबी और तीव्र लड़ाई कर पाने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक माहिर योद्धा था और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब उसे ताइरू नान ने अपने साथ जोड़ लिया है। ये ताइरू नान जरूर खत्म करनी होगी। उसे जीवित छोड़ना एक बहुत बड़ा खतरा होगा। फैंग युआन के दिल में एक तीव्र पूर्वाभास था, क्योंकि ताइरू नान वो और बाई निंगबिंग एक समान थे। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने जीवन में अपनी राह चुन ली थी। ऐसे लोगों में बड़ी इच्छा शक्ति और साहस होता है। अगर उनकी मौत समय से पहले नहीं होती तो वे निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। ताइरू नान के पास भी ए ग्रेड एप्टीट्यूड थी और टाई क्लैन का समर्थन भी था। वो टाई क्लैन के 8 युवा मालिकों में से एक थी। सिर्फ यही फैंग और बाई की तुलना में उसे आगे रखता था, भले ही उनके पास पर्पल थॉर्न टोकन्स थे। अगर हमारी वृद्धि इसी तरह जारी रही तो वो धीरे धीरे मुझे और बाई निंगबिंग को बहुत पीछे छोड़ देगी। सिर्फ 3 किंग्स इनहेरिटेंस के जरिए ही मैं उनके और अपने बीच का अंतर कम कर सकता हूं। फैंग युआन ने योजना बनाई। साधारण विकास के साथ फैंग और बाई ताइरू नन के मुकाबले नहीं थे। वो टाई क्लैन के युवा मालिकों में से एक थी और जो संसाधन उसे मिल रहे थे उनकी तुलना फैंग और बाई नहीं कर सकते थे। सिर्फ असामान्य रास्ते पर चलकर, जोखिम और शॉर्टकट लेकर ही वे इस अंतर को कम कर सकते थे। 3 किंग्स इनहेरिटेंस और यीतियान माउंटेन की महान डिमोनिक राइचस बैटल ऐसे शॉर्टकट्स थे। वसंत आया और गया, पतझड़ आया और लौट गया। समय की नदी लगातार बहती रही और 1 साल से अधिक बीत गया। नैन क्यू गार्डन सीक्रेट रूम। फैंग युआन क्रॉस लेग्ड कुशन पर बैठा था।
उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं और वो दांतों को कसकर दर्द सह रहा था। वह जीयू को रिफाइन कर रहा था और यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। एक लाल, नारंगी और हरे रंग का स्फीयर हवा में तैर रहा था, टोकरी के आकार का। इसकी रोशनी फांग युआन के चेहरे पर विभिन्न रंगों में पड़ रही थी। एक साथ 4 कार्य कर रहा था। Stone Turtle Strength GU जाओ। फैंग युआन की इच्छा के अनुसार एक गहरी रोशनी उसके एपर्चर से निकली और 3 कलर्ड लाइट स्फीयर में प्रवेश की। स्टोन टर्टल स्ट्रेंथ जीयू को जोड़ने से 3 कलर्ड लाइट स्फीयर में तुरंत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। लाल, नारंगी और हरे रंग की लाइट स्फीयर में अब गहरी रोशनी भी मिल गई थी। चारों रंग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन कोई भी भारी नहीं पड़ रहा था और लड़ाई पूरी तरह से क्योटिक हो गई। एक पल के लिए चारों रंग बहुत तेजी से घूम रहे थे, जैसे किसी बड़े हाथ से उबले पानी को हिलाया जा रहा हो। बूम! अचानक एक छोटा विस्फोट हुआ। लाइट स्फीयर फट गया और 4 रंगों की बारिश बन गई। यह लाइट रेन तेजी से आई और उतनी ही जल्दी चली गई। ब्लिंक की तरह सीक्रेट रूम अंधकार में डूब गया। सब कुछ गायब हो गया। फिर से फेल हो गया। फैंग युआन ने अंधकार में धीरे से सांस ली। नाक से धीरे धीरे खून बह रहा था और गू को रिफाइन करने में असफल होने के कारण उसकी आत्मा को भी बैकलैश हुआ, जिससे उसे चक्कर आया। ये पहले से ही चौथी फेलियर थी। 3.5 साल हो गए। मैं चौथे से तीसरे इनर सिटी तक बढ़ गया हूं, लेकिन मैं बिटर स्ट्रेंथ गू नहीं खरीद पाया। फैंग युआन को कारण पता था। एक तो बिटर स्ट्रेंथ गू बहुत रेयर और महंगा था। ये शांग क्लान सिटी में भी बहुत कम मिलता था। दूसरा कारण था कि शांगयाजी, जो दुकानें संभालता था, फैंग युआन को छिपकर रोक रहा था। शांगयाजी शांग क्लैन के युवा मालिकों में से एक था और शांग क्लैन सिटी की शॉप्स पर नियंत्रण रखता था। फांग युआन बिटर स्ट्रेंथ गू खरीदना चाहता था और शांगयाजी के पास उसे रोकने के हर तरीके थे। 2 साल पहले फैंग युआन शांग क्लैन सिटी आया था और शांगयाजी से अपनी मांग पूरी करवाई थी। इसके बाद शांगयाजी ने बाईगू इनहेरिटेंस का उपयोग करके क्लैन की परीक्षा पास की और अपना युवा मालिक का पद बनाए रखा। हालांकि पॉइजन वाव गू के कारण फैंग युआन के खिलाफ सीधे लीथल कदम नहीं उठा सकता था, फिर भी ये रिवेंज का तरीका संभव था। शांगयाजी आखिरकार शांग यानफी का बेटा था। हर हार के बाद वो और समझदार हो गया। उसने अपनी आत्मा को जागृत किया, डेकेडेंस मिटाया, शराब और महिलाओं में इंडल्जेंस से सतर्क हो गया और चतुर बन गया। वो फैंग युआन से निपटने के लिए क्लैन की व्यवस्था का उपयोग करता था और ऐसे हिडन तरीके अपनाता था जिनमें पर्पल थॉर्न टोकन भी यूजलेस था। पर्पल थॉर्न टोकन होल्डर्स को शांग क्लैन के एस्टीम्ड गेस्ट्स माना जाता था, लेकिन अंत में वे आउटसाइडर्स ही थे और शांगयाजी की तुलना में कुछ भी नहीं थे। चूंकि वो बिटर स्ट्रेंथ गू नहीं खरीद सकता था, फैंग युआन ने इसे खुद रिफाइन करने की कोशिश की। हालांकि बिटर स्ट्रेंथ जीयू को रिफाइन करने में सक्सेस रेट बहुत कम था। आज की कोशिश को गिनते हुए फैंग युआन ने पहले ही 4 बार फ्यूजन करने की कोशिश की थी और इस प्रक्रिया में ब्राउन बेयर स्ट्रेंथ गू, गैलपिंग हॉर्स स्ट्रेंथ गू, ग्रीन बुल लेबर गू और स्टोन टर्टल स्ट्रेंथ गू खो चुके थे। इसके अलावा उन्होंने कीमती सप्लीमेंट्री मटेरियल्स और प्राइमेवल स्टोन्स की बड़ी मात्रा भी खो दी थी। खुशकिस्मती से फैंग युआन बैटल स्टेज में लगातार जीतता रहा और संसाधन कमाता रहा, जिससे वो गू रिफाइनमेंट की फेलियर का खर्च सह सकता था। सांस लो, ये भी फेल हो गया। मुझे अपनी इंजरीज ठीक होने तक इंतजार करना होगा, फिर से कोशिश करूंगा, फैंग युआन ने धीरे से कहा। जीयू रिफाइन करने में सतर्क रहना बहुत जरूरी था। अगर कोई गू रिफाइन करने में फेल हो जाए तो गू मास्टर के शरीर और आत्मा दोनों पर बैकलैश पड़ सकता था। शरीर की इंजरीज ठीक करना आसान था, लेकिन क्योंकि मल्टीटास्किंग करना पड़ता, आत्मा को जो नुकसान होता उसे ठीक करना बेहद मुश्किल था। जितना रेयर और हाई रैंक जीयू होता, फेलियर का परिणाम उतना ही सिवियर होता। इसलिए रिफाइनमेंट करने वाले गू मास्टर्स अक्सर सीरियसली इंजर्ड हो जाते या बेडरिडन हो जाते। कभी कभी तो फेलियर का बैकलैश जानलेवा भी साबित होता। ऐसा नहीं था कि सोल को हील करने वाले जीव मौजूद नहीं थे, लेकिन वे बेहद रेयर थे और बड़े क्लैन अक्सर इन्हें सीक्रेट रखते थे। इस बार फैंग युआन की आत्मा पर चोट थोड़ी हल्की थी, लेकिन उसे 1 महीने तक हल्का डिजीनेस महसूस होगा। ये डिजीनेस उसके बैटल स्ट्रेंथ को प्रभावित करेगा और एक्सपर्ट्स के बीच में थोड़ी भी कमी फेटल हो सकती थी। इसलिए फैंग युआन यूजुअली 1 महीने का अंतराल लेने के बाद ही जू रिफाइन करने की कोशिश करता, ताकि उसकी आत्मा पूरी तरह से रिकवर कर सके। इस बार गू रिफाइन फेल हुआ, लेकिन आज की कल्टिवेशन खत्म नहीं हुई थी। फैंग युआन मेडिटेशन में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसे बाहर से नॉक सुनाई दिया। उसने दूर खोला और बाई निंगबिंग का स्वागत किया। पिछले 1.5 साल में बाई निंगबिंग ने रैपिड प्रोग्रेस की थी और तीसरे इनर सिटी तक पहुंच चुकी थी। उसने अपने जू वर्म्स का सेट भी तैयार कर लिया था। वो फैंग युआन के बराबर हो गई थी और अक्सर लॉसेस नहीं झेलती थी। इन्हें इस जनरेशन के 2 न्यू स्टार्स कहा जाता था और कई लोग इन पर ध्यान देते थे।
दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को नॉड किया। बाय निंगबिंग ऑपोजिट कुशन पर क्रॉस लेग्ड बैठ गई और अपने पाम्स फैंग युआन की पीठ पर रख दिए अपने स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस को पूर करने लगी। बाय निंगबिंग जानबूझकर अपनी कल्टिवेशन सप्रेस कर रही थी, इसलिए वो अभी भी रैंक 3 पीक स्टेज पर थी। इसके कॉन्ट्रास्ट में फैंग युआन की कल्टिवेशन तेजी से एडवांस कर रही थी और वो अब रैंक 3 अपर स्टेज के बस आधा कदम दूर था। 4 घंटे बाद बाय निंगबिंग ने प्राइमेवल एसेंस इंजेक्ट करना बंद किया और अपने पाम्स हटा लिए। फैंग युआन धीरे धीरे अपनी आइज खोलता है। उसका ऑरा और भी अबंडेंट था और फुलनेस का वेग फीलिंग था। ये उस समय का संकेत था जब कल्टिवेशन ब्रेक थ्रू के करीब होता है। मेरी कल्टिवेशन रैंक 3 अपर स्टेज के करीब है, कुछ ही दिनों में मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा, फैंग युआन अपने मन में कामली एनालाइज करता है। अपर स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं व्हाइट सिल्वर रेलिक जू यूज करूंगा और सीधे अपनी कल्टिवेशन रैंक 3 पीक स्टेज तक पुश कर दूंगा। इस तरह मैं बाय निंगबिंग को कैचअप कर सकूंगा और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा पर एपर्चर का प्रेशर भी कम कर सकूंगा। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा फैंग युआन का विटल गू था और रैंक 6 गू भी था। पिछले 1.5 साल में ये लगातार रिवर ऑफ टाइम का पानी एब्जॉर्ब कर रहा था और इसका ऑरा भी मजबूत हो रहा था, जिससे फैंग युआन के एपर्चर पर फिर से प्रेशर बना। लेकिन इस बार सिचुएशन क्विंगमा माउंटेन से कई गुना बेहतर थी। फैंग युआन की कल्टिवेशन तेजी से एडवांस कर रही थी और रैंक 3 एपर्चर होने की वजह से प्रेशर उतना प्रेसिंग नहीं था। यह सब बोनफ्लैश यूनिटी गू और बाय निंगबिंग की वजह से पॉसिबल हुआ। कल्टिवेशन खत्म हुई, बाय निंगबिंग खड़ी हुई और तुरंत सीक्रेट रूम छोड़ दिया। पूरे प्रोसेस के दौरान उसने एक शब्द भी नहीं कहा और उसका एक्सप्रेशन आइस जैसा ठंडा था। फैंग युआन भी ज्यादा बोलने वाले नहीं थे। 1.5 साल के इंटरैक्शन के बाद दोनों इसी तरह की साइलेंट कम्युनिकेशन के आदी हो चुके थे। फैंग युआन मन ही मन पॉन्डर करता है, जब मैं रैंक 3 पीक स्टेज पहुंच जाऊंगा, बाय निंगबिंग का प्राइमेवल एसेंस मेरे लिए ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। लेकिन उसके साथ इतने लंबे समय के इंटरैक्शन और उसके ऑरा में छोटे बदलावों से मैं वेग रूप से फील कर सकता हूं कि वो रैंक 4 रेल्म के करीब है। बाय निंगबिंग अपनी कल्टिवेशन डिले करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन 10 एक्सट्रीम फिजिक की कर्स अभी भी उसका इफेक्ट दिखा रही थी। बाय निंगबिंग के अनुसार उसकी एप्टीट्यूड फिर से 2% बढ़ गई थी और अब वो 93% पर थी। अगर 7% और बढ़ गया तो वो 100% तक पहुंच जाएगी और नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक रीगेन कर लेगी। अगर वह रैंक 4 पहुंच गई तो उसका येलो गोल्ड प्राइमेवल एसेंस मुझे रैंक 4 रेल्म में ब्रेक थ्रू करने में बहुत हेल्प करेगा। कुछ एस्पेक्ट्स में हम दोनों सिमिलर सर्कमस्टांसेस में हैं। मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सिकाडा है और उसके पास नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक। 7 दिन बाद फैंग युआन को वेई यांग से अच्छी खबर मिली। एक ऑक्शन। जूफेंग माउंटेन में एक रेयर डिजास्टर हुआ और जू क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जू क्लैन के बचे हुए लोग शांग क्लैन सिटी के अधीन हो गए और अपनी लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए अपने क्लैंस कलेक्शंस ऑक्शन में बेच रहे हैं। इसलिए जल्द ही एक ऑक्शन होगा। इतना कहने के बाद वेई यांग जानबूझकर फैंग युआन से कहता है, ब्रदर फैंग, तुम्हारा लक आया। मैंने इन्वेस्टिगेट किया है और इस ऑक्शन में बिटर स्ट्रेंथ गू बीइंग ऑक्शनड है। वेई यांग अच्छी तरह जानता था कि फैंग युआन बिटर स्ट्रेंथ गू चाहता है। फैंग युआन ने पहले भी इस बारे में इंक्वायरी करने को कहा था। मैं बात यह है कि शांगक्लैन सिटी में हर कोई इस ऑक्शन को सीरियसली देख रहा है, इसलिए यंग मास्टर शांग याजी के लिए ट्रिक्स करना मुश्किल होगा, वेई यांग एडेड। शांग याजी और फैंग युआन के बीच कॉन्फ्लिक्ट शांग क्लैन के हायर अप्स के लिए कोई सीक्रेट नहीं था। Bitter strength GU. Ju Clan. फैंग युआन की आंखें चमक उठीं। जू क्लैन का सेंचुरीज का फाउंडेशन था, इसलिए उनके ऑक्शन में बहुत सारे यूजफुल आइटम्स होने चाहिए। बिटर स्ट्रेंथ गू, जिसे फैंग युआन ने पहले सर्च किया लेकिन नहीं पाया, अब संभव था कि मिलेगा। मैंने पिछले 1.5 साल में करीब 1 मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स एक्यूमुलेट कर लिए हैं। बिटर स्ट्रेंथ गू सक्सेसफुली खरीदने का मेरा बड़ा चांस है। जू क्लैन के डिस्ट्रक्शन जैसे केसेस रेयर नहीं है। इस वर्ल्ड में ह्यूमन डिजास्टर्स के अलावा नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं। जूफेंग माउंटेन में पूरे साल तेज विंड ब्लो करता है। वहां स्पिरिट स्प्रिंग्स होते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट बुरा है। जू क्लैन के स्टोरेज में कई ट्रेजर्स हो सकते हैं। मुझे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना ही होगा, फैंग युआन ने तुरंत डिसाइड किया। क्या जू क्लैन में बिटर स्ट्रेंथ गू है? शांग याजी स्टडी में स्लोली अपने ब्राउज फरो करता है। उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था जिसमें ऑक्शन के डिटेल्स थे। उसका दूसरा हाथ टेबल पर था और वो इंडेक्स फिंगर से सरफेस पर नॉकिंग कर रहा था। सोचा था फैंग जेंग का लक इतना अच्छा है, मैंने उसे रोकने के लिए सब किया, लेकिन लगता है वो बिटर स्ट्रेंथ जू खरीदने जा रहा है। इस बार पिता भी ऑक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, मुझे इंटरफेयर करना आसान नहीं होगा। बट फैंग जेंग, मैं तुम्हें बिटर स्ट्रेंथ ज्यू इतनी आसानी से नहीं लेने दूंगा।
मैं भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़े। शांग याजी कोल्ड स्नॉट करता है। उसने हमेशा फैंग और बाई के फेम और स्टेटस को लेकर ग्रजेस रखी थी। नैरो माइंडेड और पेटी होने के कारण वो फैंग और बाई को दुखी देखकर ही अपने दिल का हेट्रेड ईज कर सकता था। तेज हवाएं पूरे साल जू फेंग माउंटेन पर चलती रहती हैं। जब से ये पर्वत बना है, जू क्लैन विलेज लगातार तूफानों के खतरे का सामना करता आया है। जू क्लैन विलेज जू फेंग माउंटेन की चोटी पर बसा हुआ था और उसे बसे हुए सैकड़ों साल बीत चुके थे। साधारण इंसान होकर भी उन्होंने हर बार प्रकृति की मार का सामना किया और हर आपदा से बच निकले। लेकिन इस बार जो तूफान आया था वो 100 साल में एक बार आने वाला विशाल हरिकेन था। जू क्लैन विलेज अब अपनी रक्षा नहीं कर पाया और वो इस भयानक प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह नष्ट हो गया। इस डरावने हरिकेन ने न केवल गांव को तबाह किया बल्कि स्पिरिट स्प्रिंग को भी बर्बाद कर दिया। जू क्लैन के बहुत से लोग मारे गए। गांव खो देने के बाद उन्हें मजबूरी में अपना घर छोड़कर शैंग क्लैन सिटी में शरण लेनी पड़ी, इस उम्मीद में कि कभी फिर से अपना घर दोबारा बसा सकेंगे। शांग क्लैन सिटी में कमोडिटी की कीमतें बहुत ऊंची थीं। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ीं। जू क्लैन के लिए यह एक भयंकर विपत्ति थी, लेकिन दूसरों के लिए यह एक सुनहरा मौका बन गया। भले ही जू क्लैन एक छोटा सा क्लैन था, लेकिन जू फेंग माउंटेन पर सैकड़ों सालों तक टिके रहने और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के पीछे उनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो औरों के पास नहीं थे। जू क्लैन द्वारा अपनी संपत्तियां बेचने की खबर से इस ऑक्शन में लोगों की जबरदस्त दिलचस्पी जाग गई। जैसे ही ये खबर फैली, शांग क्लैन सिटी के लगभग सभी लोग ध्यान देने लगे। 7 दिन बाद ऑक्शन शुरू हुआ। ऑक्शन में इतनी भीड़ उमड़ी कि हॉल में एक भी सीट खाली नहीं बची। ऊपरी मंजिलों के सारे प्राइवेट रूम्स भी बिक चुके थे। फांग युआन और बाई निंग बिंग ने अपने पर्पल थॉर्न टोकन का इस्तेमाल करके एक प्राइवेट रूम हासिल कर लिया। फांग युआन ने पर्दे में एक छोटी सी दरार बनाई और एक तरफ खड़े होकर नीचे हॉल का शोरगुल भरा माहौल महसूस किया। उस वक्त तक ऑक्शन शुरू नहीं हुआ था। हॉल में करीब 1000 लोग आपस में बातें कर रहे थे, जिससे बहुत शोर मचा हुआ था। एक व्यक्ति बोला, अफसोस जू क्लैन पर कितना बुरा बीता। सैकड़ों सालों बाद वो आखिरकार हरिकेन से हार गए। इंसान सच में प्राकृतिक ताकतों से टक्कर नहीं ले सकता। दूसरे ने कहा, इसमें कुछ खास नहीं। नई क्लैन्स उठती हैं और पुरानी मिट जाती हैं। कुछ साल पहले ही किंग माओ माउंटेन पर तीनों क्लैन्स एक साथ मिट गए थे। जू क्लैन का अंत कोई बड़ी बात नहीं। तीसरे ने कहा, जू क्लैन की बर्बादी ही हमारी खुशी है। सुना है इस ऑक्शन में बहुत बढ़िया चीजें बिकने वाली हैं। चौथे ने कहा, इतने सारे जू क्लैन्समैन के शैंग क्लैन सिटी में आने से शहर की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। तभी अचानक एक बड़ा हंगामा हुआ। देखो, वो रहा शैंग क्लैन का यंग मास्टर क्यू न्यू। फैंग युआन ने आवाज की दिशा में देखा। शैंग क्यू न्यू प्रवेश द्वार से अंदर आया, बड़े आत्मविश्वास से चलता हुआ। उसका शरीर मजबूत था और चाल स्थिर। वो अब 30 साल का हो चुका था और शांग यानफी का सबसे बड़ा बेटा था। लोगों ने तुरंत उसका स्वागत किया। ग्रीटिंग्स टू एल्डेस्ट यंग मास्टर क्यू न्यू। माई रिस्पेक्ट्स टू एल्डेस्ट यंग मास्टर। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हम एल्डेस्ट यंग मास्टर को सामने देख पा रहे हैं। क्यू न्यू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और सबको शांति से जवाब दिया। आखिर में वो सबकी निगाहों के बीच एक प्राइवेट रूम में चला गया। ऑक्शन हाउस में कुछ देर के लिए शांति छा गई, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से शोरगुल शुरू हो गया। यंग मास्टर चाओ फेंग और फूशी भी आ गए। बचपन से ही दोनों की अच्छी दोस्ती थी, तो उम्मीद थी कि आज वो साथ आएंगे। शांग चाओ फेंग चौथा बेटा था। उसके बाल हमेशा की तरह बिखरे हुए थे और उसमें एक जंगली सी झलक थी, जबकि 13वां बेटा शांग फूशी नाजुक सुथरा और पढ़े लिखे व्यक्ति जैसा दिखता था। दोनों आपस में बातें करते हुए प्राइवेट रूम की ओर बढ़े। उनके सेवक रास्ता साफ करते जा रहे थे और उन्हें आसपास के लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी। फांग युआन ने ठंडे चेहरे से आंखें थोड़ी सिकोड़कर उन्हें देखा। उसकी यादों में शांग चाओ फेंग लगभग क्लैन लीडर की कुर्सी तक पहुंच गया था। वो शांग सिन सियाए का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। चालाक, निर्दयी और बहुत हिम्मती, बिल्कुल अपने पिता शांग यान फे की तरह। शांग फूशी उसका सबसे बड़ा समर्थक था। वो अपनी मर्जी से चाओ फेंग के अधीन गया और योजनाओं में निपुण था। बाद में यीटियन माउंटेन की राइटर्स बनाम डिमोनिक लड़ाई में उसने ऐसी रणनीतियां बनाई जिससे डिमोनिक गू मास्टर्स को बहुत नुकसान हुआ और उसे प्रसिद्धि मिली। दोनों में एक आगे बढ़ने वाला और दूसरा रणनीतिकार था। एक बैटल जोन संभालता था और दूसरा ऑक्शन जोन। शांग क्लैन सिटी के 10 कंटेस्टिंग यंग मास्टर्स में ये दोनों तीसरी सबसे बड़ी फैक्शन थे। शांग चाओ फेंग और शांग फूशी के कमरे में जाने से पहले एक और टुकड़ी आई। शांग पुलाओ, शांग सुअन्नी और शांग बिशी हंसते हुए अंदर आए। ये तीनों शांग यानफे के 8वें, 9वें और 10वें बेटे थे। फायदे के लिए उन्होंने एक छोटा सा गठबंधन बना रखा था। यही लोग अभी के समय में दूसरी सबसे बड़ी फैक्शन थे और थोड़े समय के लिए शांग चाओ फेंग और शांग फूशी को दबा रहे थे। शांग पुलाओ शांग क्लैन सिटी के ब्रॉथल्स पर नियंत्रण रखता था। वो एक महिला प्रेमी और रंगीन मिजाज का इंसान था। शांग सुआन्नी रेस्तरां और रेशमी दुकानों का प्रभारी था। उसका मुंह बड़ा और नाक चौड़ी थी,
और सांस लेते समय उसकी नाक से हल्का पीला धुआं निकलता था। शांग भी शी ठिगना और मोटा था, लेकिन स्ट्रेंथ पाथ का गू मास्टर था। उसका कोर गू टर्टल टायर गू था, जिससे उसे 10 कछुओं जितनी ताकत मिलती थी। शांग सुआन्नी और शांग बी शी कल्टीवेशन में बहुत ताकतवर एक्सपर्ट्स थे, जबकि शांग पुलाव में साहित्यिक टैलेंट और औरतों के साथ अच्छा भाग्य था। ये तीनों 2 फाइटर और एक स्कॉलर मिलकर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाते थे। तीनों यंग मास्टर्स ने कोई कमरा नहीं चुना, बल्कि हॉल में ही बैठ गए। शांग पुलाव की इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया थीं। वो जहां भी जाता था, लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। वो लोगों के बीच बिल्कुल कैजुअली बातें करता, सब में ऐसे घुल मिल जाता कि माहौल और भी ज्यादा जिंदा और मजेदार बन जाता। उसके बाएं और दाएं शांग सुआन नी और शांग बी शी ऐसे खड़े थे जैसे 2 गार्डियन। शांग यानफे के बच्चे तो सच में इंसानों में ड्रैगन और फीनिक्स जैसे हैं। फैंग युआन ने मन ही मन गहरी सांस लेते हुए सोचा। अब उसे शैंग क्लैन के 10 यंग मास्टर्स की स्थिति पूरी तरह समझ में आ गई थी। इस वक्त यंग मास्टर्स में 3 फैक्शंस बने हुए थे। पहला था शांग क्यू न्यू। वो शांग यानफे का सबसे बड़ा बेटा था और सिर्फ इसी पहचान की वजह से क्लैन के बहुत सारे एल्डर्स और क्लैंसमैन उसका समर्थन कर रहे थे। दूसरा फैक्शन था शांग पुलाव, शांग सुआन्नी और शांग बी शी का। ये तीनों एक मजबूत ताकत के रूप में इकट्ठा हो गए थे और फिलहाल सबका ध्यान इन पर था। तीसरा फैक्शन था शांग चाओ फेंग और शांग फू शी का, जो अपनी ताकत छुपाकर मौका तलाश रहे थे। बाकियों में शांग या जी अकेला था, उसका कोई खास प्रभाव नहीं था। शांग ची वैन हंसमुख और चंचल थी, लेकिन उसमें एम्बिशन की कमी थी। शांग पाइशू में बहुत टैलेंट था, लेकिन वो ज्यादा चालाक और स्कीमिंग था। मुझे शांग शेन सीआई को थ्रोन पर बिठाना है, तो इन तीनों बड़े फैक्शन से तो हम कम्पीट कर ही नहीं सकते। भले ही शांग शेन सीआई कल्टिवेट कर सकती है, लेकिन उसकी फोर्सफुली अवेकेंड एपर्चर की एप्टीट्यूड सी ग्रेड की है। ये फाउंडेशन कमजोर नहीं है, लेकिन लगभग 0 फाउंडेशन के बराबर है। शांग शिन सीआई शांग यानफे की नाजायज बेटी थी और उसकी मां झांग क्लान से थी। झांग क्लान और वू क्लान का आपस में गहरा रिश्ता था और शांग क्लान के साथ पुरानी दुश्मनी। यही शांग शिन सीआई की राजनीतिक कमजोरी थी। हर साल यंग मास्टर असेसमेंट में शांग यानफे के बाकी बच्चों को उठने का बड़ा मौका मिलता है। मेरी मेमोरी में शांग जिन सीआई को यंग मास्टर बनते हुए 6 साल लग गए थे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत लंबा है। अगर मुझे उसका इस्तेमाल करना है, तो मुझे उसे इस साल ही ऊपर लाना होगा। इस साल का असेसमेंट ही एक मौका है, फैंग युआन ने मन में ठान लिया। शांग शिन सीआई को पावर में लाने के लिए उसे शांग यानफे के दूसरे बच्चों से निपटना होगा। चूंकि 3 बड़े फैक्शन से टकराना मुमकिन नहीं था, तो उसे बाकी लोगों को निशाना बनाना होगा। इस बात पर फैंग युआन ने शांग क्लान सिटी में कदम रखते ही प्लान बना लिया था। जैसे ही वो शांग जिन सीआई के बारे में सोच रहा था, तभी वो आ गई। ऑक्शन हाउस के दरवाजे की तरफ सबकी नजरें घूम गईं। शैंग क्लैन की 2 ब्यूटीज वाकई कितनी खूबसूरत हैं। यंग मास्टर शांगची वेन तो प्यारी और मासूम लगती है, लेकिन लेडी शांग शिन सीआई के साथ चलते वक्त वो अपीयरेंस में उससे पीछे रह जाती है। भीड़ में लोग डिस्कशंस करने लगे। शांग शिन सीआई और शांगची वेन हाथों में हाथ डालकर बातें करते हुए ऑक्शन हाउस में दाखिल हुई। शांगची वेन ने रंग बिरंगी ड्रेस पहन रखी थी। उसका चेहरा आड़ू जैसा गुलाबी और नर्म था। शांग शिन सीआई ने हरे रंग की स्कर्ट पहनी थी। उसके काले बाल रेशम की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें चांद की रोशनी जैसी चमक रही थीं। उसकी स्किन बर्फ जैसी गोरी थी, होंठ गुलाबी और मुलायम। उसकी चाल में एक नजाकत थी, वो पानी जैसी नर्म और शालीन लग रही थी। जब वो मुस्कुराती तो उसका चेहरा बिल्कुल साफ और बेदाग लगता, एक परफेक्ट ब्यूटी। लोग उसे देखते ही खो से जाते। दोनों के साथ 4 सर्वेंट्स थे। उनमें से 2 टियान लान और शाओ डाई थीं, शांग शिन सीआई की पर्सनल सर्वेंट्स। सर्वेंट्स ने हॉल में मौजूद एक्साइटेड टीनेजर्स को रोका ताकि शांग शिन सीआई और शांगची वेन फैंग युआन के प्राइवेट रूम तक पहुंच सकें। ब्रदर हेतु सिस्टर बाईयून, शांग शिन सीआई ने खुशी और उत्साह छिपा न पाते हुए अभिवादन किया। शांग यानफे ने मैन ट्रायम्फिंग हेवन गू की मदद से उसका अपर्चर फोर्सफुली अवेकन करवाया था। पिछले 2 सालों में उसने कई कीमती ग्यू वर्म्स का इस्तेमाल करके उसकी एप्टीट्यूड को धीरे धीरे डी ग्रेड 20% से बढ़ाकर सी ग्रेड 55% तक पहुंचा दिया था। अब वो बी ग्रेड से बस एक कदम दूर थी। शांग यानफे ने उसे तैयार करने में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और खुद उसे सिखाया था। शांग जिन सीआई ने भी पिता का प्यार महसूस किया। उसकी पुरानी नफरत खत्म हो गई और वो इस प्यार और ध्यान को दिल से स्वीकार करने लगी। शांग यानफे ने कई गू मास्टर्स को उसे सिखाने के लिए चुना। शांग जिन सीआई ज्यादातर घर में ही रहती और कल्टीवेशन को खुद अपने बलबूते पर सीखती। वो समझदार और परिपक्व थी। उसने मुश्किलों का सामना किया था और अब ताकत की चाहत में वो घमंडी नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड हो गई थी। उसने अपने लिए सख्त लक्ष्य तय किए और तेजी से तरक्की की, जिससे शांग यानफे बहुत खुश था। ये ऑक्शन उसके लिए थोड़ा आराम करने का मौका था। उसने फैंग युआन का इनविटेशन स्वीकार कर लिया था। असल में वो अकेले ही आना चाहती थी, लेकिन रास्ते में शांगची वेन से मुलाकात हो गई। फांग जेंग, मैं बिना बुलाए आ गई हूं, क्या तुम मुझे बाहर निकालोगे? शांगची वेन हंसते हुए बोली। मैं भला हिम्मत कैसे कर सकता हूं, आइए बैठिए।
फैंग युआन मुस्कुराकर बोला। बाई निंग बिंग एक तरफ बैठी थी। उसने ये बात सुनी पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा था। शांगची वेन ने इस आइस ब्यूटी को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, बाहर वाले लोग सही कहते हैं, बाई निंग बिंग वाकई ठंडी और घमंडी है। फिर उसकी नज़र फैंग युआन पर गई। असल में ये फैंग जिंग भी बहुत एरोगेंट है। थर्ड इनर सिटी में पहुंचने के बाद उसने अपनी सारी फाइट्स जीत लीं, एक भी हार नहीं हुई। कई फोर्सेज ने उसे रिक्रूट करने की कोशिश की। शांग चाओ फेंग, शांग कियू न्यू, शांग पुलाओ और बाकियों ने तो उसके लिए खास बैंकेट तक रखा और खुद इनवाइट किया, लेकिन उसने सबको मना कर दिया। ये दोनों साथ में सच में बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। शांगची वेन शांग क्लैन सिटी के बैटल स्टेज को कंट्रोल करती थी, इसलिए वो फैंग युआन और बाई निंग बिंग की सिचुएशन को अच्छे से जानती थी। फैंग और बाई ने बैटल स्टेज में कदम रखने के बाद से कभी कोई बैटल नहीं हारी थी। उनका टैलेंट इतना ओवरवेलमिंग था कि उनकी फेम 2 बड़े रैंक 4 गू मास्टर्स जू काई बेई और यान टू के बराबर पहुंच गई थी। हर कोई समझ सकता था कि इनका फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है। अगर किसी भी शांग क्लैन यंग मास्टर को इन दोनों की मदद मिल जाए तो उसकी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन शांगची वेन में एम्बिशन नहीं थी, इसलिए उसने कभी इन्हें इनवाइट करने की कोशिश नहीं की। ब्रदर हेटू, काफी वक्त हो गया, सब ठीक है ना? मैंने सुना तुमने टेंग जू लॉन्ग से फाइट की। शांग शिन सियाई फैंग युआन के पास बैठ गई और चिंतित नजरों से पूछा। फैंग युआन हल्का सा हंसते हुए बोला, सिर्फ 10 दिन हुए हैं हमारी मुलाकात को, इसे काफी वक्त नहीं कहते। जहां तक टेंग जू लॉन्ग की बात है, वो मेरी एडवांस को रोक भी नहीं पाया और हार गया। इस बैटल स्टेज में जू कई बेई और यान तू के अलावा बाकी सब किसी लायक नहीं। फैंग युआन की ये काम और कॉन्फिडेंट बातें सुनकर शैंगची वेन की आंखों में चमक आ गई और शेंग जिन सियाई का दिल एक बार फिर धड़क उठा। समय बीतने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग ऑक्शन हाउस में आने लगे। देखो, वो शांग क्लैन के 5 जनरल्स में से एक व्हाइट लाइट स्वॉर्ड्समैन है, किसी ने जोर से कहा। वे यांग का टाइटल व्हाइट लाइट स्वॉर्ड्समैन था, वो भी वहां पहुंच चुका था। मैंने पहले ही चेक कर लिया है, जो बिटर स्ट्रेंथ गू तुम चाहते हो वो 13वां आइटम है। लेकिन शांग याजी पहले से ही 5वें प्राइवेट रूम में है। सुना है उसने जानबूझकर अपना सारा धन निकाल लिया है। तुम्हें सावधान रहना होगा भाई फैंग झेंग। वे यांग प्राइवेट रूम में घुसते हुए फैंग युआन को ये अहम इन्फॉर्मेशन दी। आमतौर पर ऑक्शन में आइटम्स का सीक्वेंस रिवील नहीं किया जाता और गेस्ट्स की आइडेंटिटीज भी सीक्रेट रखी जाती हैं। लेकिन शैंग क्लैन के 5 महान जनरलों में से एक होने के नाते वे यांग फेंग यू मैनर नाम की इंटेलिजेंस एजेंसी को कंट्रोल करता था, इसलिए उसे सारी जानकारी आसानी से मिल जाती थी। वे यांग ने फैंग युआन के कंधे पर हाथ रखा, चेहरे पर चिंता झलक रही थी। शांग यजी यहां मौज मस्ती करने नहीं आया है, उसके पास कम से कम 12 लाख प्राइमीवल स्टोन्स हैं। बिटर स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स के लिए एक खजाना है। शांग याजी के अलावा 2 और लोग हैं जो तुम्हारे सबसे बड़े प्रतियोगी हैं। एक है शांग बियाईशी, दूसरा है जू कई बेई। तुम्हें इनसे सावधान रहना होगा। 10वां बेटा शांगबीशी के पास टर्टल टायर गू था, जिससे उसे 10 कछुओं जितनी ताकत मिली थी। वो स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर था, फैंग युआन से किसी भी तरह कम नहीं। वो शांग क्लैन सिटी के सब्स्टिट्यूट रिफाइनमेंट जोन को कंट्रोल करता था। वहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होता था, लेकिन उसका 8वां भाई शांग पुलाव ब्रॉदर्स को कंट्रोल करता था और 9वां भाई शांग स्वानी रेस्टोरेंट्स और सिल्क स्टोर्स को संभालता था। वो रोज प्राइमीवल स्टोन्स की बाल्टियां भरते थे। अगर शांगबीशी को बिटर स्ट्रेंथ गू चाहिए तो उसके ये दोनों भाई मिलकर जरूर मदद करेंगे। उनके अलावा एक और व्यक्ति था, जू कई बेई। उसकी रैंक 4 कल्टिवेशन थी और वो 3rd इनर सिटी बैटल स्टेज पर दबदबा बनाए हुए था। रैंक 4 कल्टिवेशन का मतलब क्या था? किसी साधारण क्लैन में वो क्लैन लीडर होता। जू कई बेई रैंक 4 गू मास्टर होते हुए भी बैटल स्टेज पर ही रुका हुआ था। उसने अलग अलग शक्तिशाली गुटों से आए हर इन्विटेशन को ठुकरा दिया था। मैं बैटल स्टेज नहीं छोड़ूंगा जब तक यान टू को हरा न दूं, उसने ये ऐलान किया था। यान टू भी रैंक 4 गू मास्टर था और जू कई बेई की तरह बैटल स्टेज का आधा आसमान कहलाता था। दोनों ने एक दूसरे को हराने की कसम खाई थी और कहा था कि जब तक वे असली नंबर 1 नहीं बन जाते तब तक बैटल स्टेज को सम्मानपूर्वक नहीं छोड़ेंगे। यान टू फायर पाथ गू मास्टर था, उसे बिटर स्ट्रेंथ गू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जू कई बेई एक सच्चा स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर था। उसने अनगिनत लड़ाइयां जीती थीं, बस कभी कभी यान टू से हारता था। उसके पास जरूर बहुत प्राइमीवल स्टोन्स होंगे। इस तरह चाहे शांग बीशी हो या जू कई बेई, दोनों ही फैंग युआन के प्रतियोगी थे। मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, इसे अभी के लिए इस्तेमाल कर लो। इसके बाद वे यांग ने फैंग युआन को एक प्राइमीवल एल्डर गू दिया। शांगची वेन हल्के से हाँफी, थोड़ा हैरान हो गई। वो जानती थी कि वे यांग और फैंग युआन के बीच रिश्ता अच्छा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इतना गहरा है। उसने पहले ही इन्वेस्टिगेट किया था कि इस ऑक्शन में एक लाइट टाइप जू है जो वे यांग के लिए काफी उपयोगी है, लेकिन ये सोचकर हैरानी हुई कि वो अपनी गू छोड़कर फैंग युआन को पैसे दे रहा है। बुजुर्ग के चेहरे पर जो खुशी थी उससे साफ था कि इस प्राइमीवल एल्डर गू में लगभग 10 लाख प्राइमीवल स्टोन्स थे। इसका मतलब वे यांग ने अपनी गू को छोड़ दिया था।
भाई वे, ये फैंग युआन ने थोड़ा संकोच दिखाया और साथ ही कृतज्ञता का भाव भी। कुछ मत कहो, इसे स्वीकार करो। मैं तुम्हें दे नहीं रहा हूं, उधार दे रहा हूं। अब से मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूं। वेई यांग हंसते हुए बोला और उसने जबरदस्ती प्राइमिवल एल्डर गु फांग युआन को थमा दी। दूसरी तरफ शांगसिन सियाई ने भी एक प्राइमिवल एल्डर गु निकाला। भाई ही तू, ये मेरा है। उसकी प्राइमिवल एल्डर गु में जो क्लाउड एल्डर था, उसके चेहरे पर शिकन और नाराजगी झलक रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसमें 1 से 3 लाख प्राइमिवल स्टोन्स होंगे। ये वो पॉकेट मनी थी जो शांग यान फे हर महीने उसे देती थी। उसने धीरे धीरे बचाकर इसे इकट्ठा किया था और अब सब फैंग युआन को सौंप दिया। अगर मैं और कुछ कहूं तो वो बनावटी लगेगा। मैं सब स्वीकार करता हूं और वादा करता हूं कि बाद में जरूर चुका दूंगा। फैंग युआन जोर से हंसा, मुट्ठी बांधकर सलाम किया और प्राइमिवल स्टोन्स रख लिए। शांगसिन सियाई हल्के से मुस्कुराई। उसे फैंग युआन के रीपेमेंट की परवाह नहीं थी। अगर उसे देना भी पड़े तो उसे कोई दुख नहीं होता, लेकिन वो उसके स्वभाव को जानती थी। वो ऐसा गिफ्ट स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसे उधार के रूप में ही देना पड़ा। बस यही सही तरीका है। वे यांग ने सर हिलाया। वो फैंग युआन से बहुत उम्मीद रखता था और उसके उपकार और बदले की साफ समझ को पसंद करता था। एक तरफ शैंगची वेन थोड़ी देर तक सोचती रही, लेकिन आखिर में उसने अपना प्राइमिवल एल्डर गु नहीं निकाला। उसकी नजरें हल्की हल्की चमक रही थीं। उसने विषय बदल दिया। देखो, जू कई बेई आ गया। ऑक्शन हाउस के दरवाजे पर एक मजबूत और मांसल आदमी नजर आया। वो अपनी जवानी के चरम पर था, 8 फुट लंबा। उसकी त्वचा उसके मांसपेशियों से इतनी कसकर लिपटी थी कि परत दर परत ताकत झलकती थी। जब वो चलता तो हर कदम बिल्कुल समान दूरी पर पड़ता, जिससे उसकी सख्त और अनुशासित प्रकृति साफ दिखती थी। वो एक टावर की तरह सीधा और मजबूत खड़ा था। उसके आसपास दबाव का माहौल बन जाता था। लोग अपने आप उससे दूर हट जाते, लेकिन साथ ही सम्मान और आदर से उसे देखते। वो था जू काइबे, रैंक 4 गु मास्टर, 3rd इनर सिटी बैटल स्टेज का शिखर योद्धा। सीनियर जू, मेरे क्लैन के यंग मास्टर शैंगयाजी आपको 5वें प्राइवेट रूम में बुला रहे हैं। लॉर्ड जू, मेरे क्लैन के यंग मास्टर पुलाओ पहले ही 4थे प्राइवेट रूम में हैं और उन्होंने एक बैंकेट तैयार किया है। सर जू कई बे, ये मेरे क्लैन के यंग मास्टर चाओ फेंग का इन्विटेशन है, कृपया इसे स्वीकार करें। तुरंत ही कई सेवक इकट्ठा हो गए अपने अपने यंग मास्टर्स की तरफ से जू कई बेई को इन्विटेशन देने। लेकिन जू कई बेई ने ठंडी नजर से स्नॉट किया, उन्हें देखा तक नहीं, सीधे हॉल की पहली पंक्ति में गया और बैठ गया। सेवक एक दूसरे को देखने लगे और फिर मजबूर होकर चले गए। समय बीतता गया और जू कई बेई के आने के बाद एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति पहुंचा। ये व्यक्ति न तो मोटा था, न पतला, न लंबा था, न छोटा। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन फीचर्स अजीब थे। उसके चेहरे का बायां हिस्सा चमकदार लाल था और दायां हिस्सा फीका नीला। 2 रंग उसके चेहरे को 2 हिस्सों में बांटते थे, नाक के केंद्र से दोनों तरफ। वो शांग बुली है, सोचा नहीं था कि वो आएगा। वेई यांग ने तुरंत फैंग युआन को बताया। वो सच में वही है। फैंग युआन ने हल्का सिर हिलाया, उसके दिमाग में साफ तस्वीर थी। शांग बुली, जिसे 2 फेस्ड मैन कहा जाता है, शांग यानफे के नंबर 1 जनरल थे। उनकी कल्टीवेशन रैंक 4 थी और वे आग और बर्फ वाले गू वर्म्स को नियंत्रित करते थे। वो शैंग क्लैन का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य था और शैंग क्लैन में स्लेव ट्रेडिंग के कामों के लिए जिम्मेदार एक एल्डर था। उसकी अथॉरिटी वेई यांग से भी ज्यादा थी। जब शांग बुली दिखाई दिए तो कई लोग उन्हें सम्मान और चापलूसी के साथ स्वागत करने लगे। उनके चेहरे पर गर्व भरा एक्सप्रेशन था। वो धीरे धीरे लोगों के बीच से गुजरते हुए प्रेज का आनंद ले रहे थे। उनकी अथॉरिटी 10 यंग मास्टर्स से भी ज्यादा थी। यंग मास्टर्स केवल शैंग क्लैन के कुछ व्यवसायों को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन नंबर 1 सब्जेक्ट होने के नाते शैंग बुली पूरे स्लेव मार्केट को नियंत्रित करते थे। शांग बुली, क्या आप तेज चल सकते हैं? इतनी धीरे चलकर क्या आप आदमी हैं? इसी समय एक नाराज आवाज ने शिकायत की। शांग बुली की पोजीशन के हिसाब से शांग क्लैन सिटी में केवल क्लैन लीडर उनके ऊपर थे, फिर भी किसी ने उन्हें ऐसे बोलने की हिम्मत की। शांग बुली ने सुना, उसका दिल कांप गया। उसने सिर झुकाया और बात करने वाले की तरफ देखा। लॉर्ड डॉक्टर सुशो, बुली आपको सम्मान देता है। आने वाली व्यक्ति डॉक्टर सुशो थी। वो सदर्न बॉर्डर की 4 महान डॉक्टरों में से एक थीं। उनकी रैंक 5 थी और उन्होंने पहले फैंग युआन के इंजरीज का इलाज किया था। वो अभी भी सफेद शर्ट पहने थीं और उनके चेहरे को सफेद वेल से ढक रखा था, जिससे कोई उनकी अपीयरेंस नहीं देख सकता था, लेकिन उनके शरीर के कर्व्स छिप नहीं सकते थे। शांग बुली ने उनकी बॉडी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी नजर उनके पैरों के पास जमीन पर टिक गई। डॉक्टर सुशो और क्लैन लीडर शांग यानफे के बीच जटिल संबंध थे और वो शांग क्लैन में उच्च स्थिति में थीं। शांग यानफे की रूमर्ड लवर होने के कारण शांग बुली उनके सामने कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते थे। बस मेरी राह मत रोकना। डॉक्टर सुशो ने ठंडी नजर से स्नॉट किया, अपने 8 सफेद शर्ट वाले सेवकों के साथ प्राइवेट रूम में चली गई और सबकी नजरों से गायब हो गई। शांग बुली ने अपनी नाक रगड़ी और बिटर हंसी हंसते हुए कहा, डॉक्टर सुशो के सामने उसके पास कुछ नहीं था।
थोड़ी देर बाद कई लोग फिर से दिखाई दिए। यान टू जो जू कैबे के बराबर प्रसिद्ध थे, शंग यानफे के 5वें जनरल यी हुओ, यी बुहुई एल्डर फ्रॉम यी क्लैन, फे लुआनफेंग एल्डर फ्रॉम फे क्लैन और अन्य। ये ऑक्शन एक्सपर्ट्स का एक गैदरिंग है। इसमें एस्टैब्लिश्ड गू मास्टर्स, न्यू जनरेशन राइजिंग स्टार्स, लोन वॉरियर्स और बड़े क्लैंस के लीडर्स हैं। इनमें से कितने मेरे लिए ऑब्स्टिकल बनेंगे? फैंग युआन ने सोचा। सभी को देर से आने के लिए माफ कीजिए। ऑक्शन अब ऑफिशियली शुरू होता है। होस्टिंग फीमेल गू मास्टर ने स्टेज पर खड़ी होकर साउंड एम्पलीफाई गू का उपयोग करते हुए कहा। उसे पता था कि सभी इम्पेशेंट थे, इसलिए उसने जल्दी बोला और पहला आइटम इंट्रोड्यूस किया। Frost Arrow GU. रैंक 4 गू, ड्रेन फ्लाई जैसे आकार की। इसका बॉडी आइस जैसा नीला और माउथ लंबा नीडल लाइक। इस प्रकार का आइस टाइप गू जू क्लान विलेज में ट्रेजर माना जाता था। ये गू यूए क्लान की तरह था, जिसने मून टाइप गू के कई प्रकार कलेक्ट किए थे। एक बार फ्रॉस्ट एरो गू एक्टिवेट होने पर फ्रॉस्ट एनर्जी जमा होती है और ये आइस की एरो शूट करती है, जिससे एनिमी पर तेज हमला किया जा सके। जैसा कि सभी जानते हैं, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज लो प्राइमीवल एसेंस कंजम्पशन है। यहां तक कि रैंक 3 गू मास्टर भी इसे यूज कर सकता है। बेस प्राइस 70,000 प्राइमीवल स्टोन्स है। फीमेल गू मास्टर ने जल्दी से इंट्रोड्यूस किया। 75,000. 80,000. 85,000. बिड्स बढ़ते गए जब तक 90,000 और स्पीड ड्रास्टिकली कम हो गई। गू मास्टर्स के बिड्स 3,000 से बढ़े, जो शुरू में 5,000 थे। 100,000 बेंचमार्क के बाद 3,000 इंक्रीमेंट घटकर 1,000 रह गया। 110,000. बाइनिंग बिंग ने कहा। एस्टीम्ड गेस्ट फ्रॉम 9th प्राइवेट रूम ने 110,000 बिड किया। होस्टिंग गू मास्टर ने अपनी पिच बढ़ाई। ये पहली बार था जब प्राइवेट रूम के गेस्ट ने बिड किया। 120,000। शांगयाजी की आवाज 5वें प्राइवेट रूम से आई। बाइनिंग बिंग ने उसे देखा और कहा 130,000। शांगयाजी तुरंत फॉलो किया 140,000। बाइनिंग बिंग ने फैंग युआन की तरफ देखा और कहा 150,000। Fang Yuan ने श्रग किया। ये बिड साफ तौर पर शांग या जी की तरफ से उन्हें परेशान करने की कोशिश थी। बाइनिंग बिंग उसी रूम में थी जिसमें फैंग युआन था, इसलिए उसे टारगेट किया गया। वो बिना कारण अंडर फायर थी। 150,000 फॉर अ फ्रॉस्ट एरो गू HMPH। मैं चाहता हूं कि आप लोग सफर करो। 5वें प्राइवेट रूम में शांग याजी ने सिनिस्टर लाफ किया और आगे बिड नहीं किया। हालांकि बाइनिंग बिंग ने फ्रॉस्ट एरो गू खरीदा, उसने 40,000 एक्स्ट्रा का भुगतान किया। लगता है शांग या जी यहां बदला लेने आए हैं। वे यांग ने साई किया। शांगशिन सीआई ने भी फ्राउंड किया, फैंग युआन के लिए चिंता महसूस करते हुए। सुनो सभी लोग, ये है 1,000 साल का विंड विलो। महिला गू मास्टर ने मंच पर रखी चीज की ओर इशारा करते हुए कहा। विंड विलो एक दुर्लभ प्रकार का पौधा है जो रिफाइनमेंट में मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है। ये केवल उस जगह उगता है जहां पर्याप्त विंड एनर्जी मौजूद हो। क्योंकि जूफेंग माउंटेन में साल भर हवा चलती रहती है, यहां विंड विलो बड़ी मात्रा में उगता है। एक सामान्य विंड विलो सिर्फ कुछ दशकों या कुछ सदी पुराना होता है, लेकिन अभी जो आइटम ऑक्शन में है वो 1,000 साल पुराना है और इसे रैंक 5 जू रिफाइनमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। बेस बिड है 50,000 प्राइमीवल स्टोन्स। ऑक्शन अब शुरू होती है। जैसे ही उसने ये कहा, लोग बिडिंग करने लगे। 55,000, 58,000, 65,000, 70,000। बिड तेजी से बढ़ती गई क्योंकि बहुत से लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे, ज्यादातर प्रोफेशनल रिफाइनमेंट ग्यू मास्टर्स। 1,000 साल का विंडविलो बहुत ही रेयर होता है। यहां तक कि जू क्लैन जो जूफेंग माउंटेन पर सैकड़ों साल से रहते हैं, उनके पास भी सिर्फ 18 ही बचे हैं। विंड विलो के पास ट्री ब्रांचेस नहीं होते, सिर्फ रूट्स जमीन के अंदर और एक ही स्टेम होता है। जब हवा चलती है, ये स्टेम हवा में ऐसे हिलता है जैसे समुद्र में सीवीड। मंच पर रखा 1000 ईयर विंड विलो घुमाया हुआ था, लेकिन इसकी लंबाई 100 मीटर से ज्यादा जरूर थी। फैंग युआन ने बिट करने की कोशिश की, लेकिन शांग या जी ने तुरंत 5,000 बढ़ा दिया। आखिरकार एक रिफाइनमेंट मास्टर ने विंड विलो को खरीदा, लगभग 100,000 खर्च कर। 1000 ईयर विंड विलो 8वां आइटम है। इस दौरान जब भी मैं कुछ बिड करता हूं, शांग याजी तुरंत इंटरफियर करता है। अगर मैं कुछ नहीं करता तो वो चुप रहता है। लगता है आज यहां उसका एक ही मकसद है, मुझे रोकना। फैंग युआन की आंखों में चमक थी और उसने शांग याजी की नैरो माइंडेडनेस को गहराई से समझा। समय बीतता गया। 9वां आइटम, 10वां आइटम। अगला आइटम 12वां है। ये है एक चेसिंग विंड गू, रैंक 4 मूवमेंट गू, जो गू मास्टर को हवा के साथ दौड़ने की क्षमता देता है। बेस बिड है 180,000। महिला गू मास्टर की नाजुक आवाज ऑक्शन हाउस में गूंजी। 190,000, 2 लाख, 2,20,000, 2,50,000। चेसिंग विंड यू एक पॉपुलर ऑक्शन आइटम था। जैसे ही ये आया, ऑक्शन हाउस का पहला क्लाइमैक्स आया। बहुत से लोग इसमें हिस्सा लेने लगे, यहां तक कि प्राइवेट रूम्स भी बिडिंग में शामिल हो गए।
फैंग युआन ने बिड करने की कोशिश की, लेकिन शांग याजी तुरंत पीछे पीछे। फैंग युआन ने अब कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनकी बिड्स दूसरों की आवाज़ों में खो गई थीं। कभी कभी नए कंपेटिटर्स भी बिडिंग में आते, लेकिन ज़्यादा लोग अब्सर्ड प्राइसेस देखकर हार मान लेते। जब चेजिंग विंड जू की कीमत 3,50,000 तक बढ़ गई, सिर्फ 2 गू मास्टर्स बच गए। एक था यी क्लैन एल्डर यी बी यू हुई और दूसरा फे क्लैन एल्डर फे लुआन फेंग। यी क्लैन और फेई क्लैन के बीच अच्छा संबंध नहीं था, दोनों के बीच स्पार्क्स उड़ने लगे। आखिरकार चेसिंग विंड गू एल्डर यीबू हुई ने 4,40,000 में खरीद लिया। फैंग युआन के पास 2 मिलियन से ज्यादा प्राइमीवल स्टोन्स थे, लेकिन उसने हिस्सा नहीं लिया। चेसिंग विंड ग्यू में विंड का डाव मार्क था, अगर वो इसका इस्तेमाल करता तो उसके बीस्ट फैंटम्स ग्यू में बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करते और इफेक्ट कमजोर होता। इसलिए चेसिंग विंड गू फांग युआन के लिए अच्छा विकल्प नहीं था। अगर ये रैंक 4 फेरी विंड ग्यू होता तो मैं जरूर खरीदता, लेकिन ये सिर्फ चेसिंग विंड ग्यू है। फैंग युआन के पास एक रेसिपी थी, वो फेरी विंड गू, 7 शाइनिंग स्टार्स गू और कुछ और मटेरियल्स का इस्तेमाल करके फिक्स्ड स्टार गू रिफाइन कर सकता था, जो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू रिफाइन करने के लिए मुख्य इंग्रेडिएंट था। ड्रीम ट्रैवल, केयरफ्री ट्रैवल, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल, लिकर गॉड ट्रैवल, ये 4 बड़े मूवमेंट जीयू हैं। सब रैंक 6 जीयू हैं। ड्रीम ट्रैवल गू मास्टर को दूसरों के सपनों में प्रवेश करने देता है। केयरफ्री ट्रैवल अटैक्स डॉज करने में बेस्ट है। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू मास्टर को कहीं भी टेलीपोर्ट करने की क्षमता देता है। लिकर गॉड ट्रैवल सबसे स्पेशल है, पहली बार में आया था, लेकिन वो कहानी बाद में। फैंग युआन के पास पिछले जीवन की मेमोरीज थीं, इसलिए उसके पास केयरफ्री ट्रैवल और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ग्यू की रेसिपीज थीं। इनमें फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ग्यू सबसे जरूरी था, लेकिन रिफाइनमेंट सक्सेस रेट बहुत कम था और उसके पास पर्याप्त मटीरियल्स नहीं थे, इसलिए उसने इसे अभी के लिए असाइड रखा। ठीक है, हमारा 13वां आइटम है बिटर स्ट्रेंथ गू। महिला गू मास्टर ने मंच पर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन के बिना ही कई गू मास्टर्स की आंखें चमक उठीं। मुझे ये बिटर स्ट्रेंथ गू जरूर हासिल करना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। 2 लाख प्राइमीवल स्टोन्स। महिला गू मास्टर के बेस बिड देने से पहले ही फैंग युआन ने जल्दी कहा। फैंग युआन की बात ने जू काई बे को नाराज कर दिया। यंगस्टर्स इतने इम्पेशेंट हैं, मैं बिड करता हूं 2,50,000। 3 लाख। शांग बीशी ने भी जल्दी से बिड किया। 5 लाख। फैंग युआन ने डरावनी कीमत बताई। पूरा ऑक्शन हाउस दीवाना हो गया। उसकी आवाज, मुझे लगता है ये गू ये फैंग जेंग है। वो सच में अमीर है, सिर्फ बिटर स्ट्रेंथ जू के लिए 5 लाख बिड कर रहा है। वो बैटल स्टेज पर इतने बार जीत चुका है कि अब वो काफी अमीर और धनी है। लोगों ने आह भरी और कुछ स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स के चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट आई। वे बिटर स्ट्रेंथ ग्यू से कुछ उम्मीदें रख रहे थे और बिडिंग में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन फैंग युआन के बिड के बाद उन्हें शुरू करने से पहले ही प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। यहां तक कि स्टेज पर मौजूद फीमेल गू मास्टर भी हैरान रह गई। बिटर स्ट्रेंथ गू रैंक 4 का था, लेकिन स्ट्रेंथ पाथ गू वर्म्स के लिए प्राइमीवल एसेंस की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी। रैंक 3 मुश्किल से ही उसे एक्टिवेट कर पाता। इसका मार्केट प्राइस लगभग 380,000 था, जो चेसिंग विंड ग्यू से कम था। लेकिन फैंग युआन ने तुरंत 500,000 बिड कर दिया, जो मार्केट वैल्यू से 120,000 ज्यादा था। आजकल के यंगस्टर्स में तो बहुत विगर है, जू कई बेई ने साइड करते हुए कहा, और कंपटीशन से बाहर हो गए। आधा मिलियन प्राइमीवल स्टोन्स उनके लिए कुछ अन्य यूजफुल ग्यू वर्म्स खरीदने के लिए काफी थे। 8th ब्रदर, 9th ब्रदर। शांग बीशी ने दोनों यंग मास्टर्स की ओर हिचकिचाते हुए देखा। 9th ब्रदर शांग सुवान ने कुछ नहीं बोले, बस शांग पू लाओ को देख रहे थे। 10th ब्रदर, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम कम्पीट करना चाहते हो तो हम भाइयों की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। शांग पू लाओ मुस्कुराते हुए प्रोत्साहित किए। शांग बीशी ने दांत दबाए। 500,000 बहुत ज्यादा लॉस है। छोड़ो, फैंग जेंग इसे ले जाए। उन्होंने भी हार मान ली। फैंग युआन के दृढ़ प्रदर्शन ने उसके 2 कंपेटिटर्स को हटा दिया। 500,000 गोइंग वंस, 500,000 गोइंग ट्वाइस, 500,000 गोइंग थ्राइस। रुको, मैं 510,000 बिड करता हूं। फीमेल गू मास्टर ने हैमर मारने से पहले शांगयाजी ने धीरे धीरे कहा। HMPH, शांगयाजी, सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? 6 लाख। फैंग युआन ने तुरंत जवाब दिया, डिस्डेन के साथ। शांगयाजी ने ठंडी हंसी दी। अगर तुम चाहते हो तो मैं खेलूंगा। 6,10,000। ऑक्शन हाउस में लोग चहचहाने लगे। फैंग जेंग और शांग क्लान का यंग मास्टर आमने सामने है। कैसे हो सकता है? फैंग जेंग के पास पर्पल थॉर्न टोकन है और वो शांग क्लैन में एस्टीम्ड गेस्ट हैं। शांग याजी की पहचान से उसे डर नहीं लगता। लेकिन शांग याजी शांग क्लैन के सभी शॉप्स के इंचार्ज हैं और उनके पास बड़ी वेल्थ है। ये तो टाइगर और ड्रैगन की लड़ाई होगी। 7 लाख। फैंग युआन ने चिल्लाया।
शांग याजी, तुम मुझसे पहले हार चुके हो, लगता है तुम्हारा पनिशमेंट अभी पूरा नहीं हुआ। शांग याजी ने जवाब दिया, बिल्कुल बकवास, देखो कौन किसे सिखाता है। 7,10,000। जैसे ही उन्होंने कहा, क्राउड में हुल्लड़ मच गया। शांग याजी और फांग युआन का झगड़ा शांग क्लैन सिटी के हायर अप्स के लिए कोई सीक्रेट नहीं था, लेकिन ऑर्डिनरी ग्यू मास्टर्स के लिए ये न्यूज़ थी। लोग तुरंत अनुमान लगाने लगे कि शांग याजी को फैंग युआन से दुश्मनी क्यों है। स्पष्ट है, शांग याजी ने फैंग जेंग से पहले लड़ाई में हार लिया था और अब रिवेंज लेना चाहता है। क्यों रीजनिंग की जरूरत? यंग मास्टर याजी अपने छोटेपन के लिए जाना जाता है। अगर कोई उसे टक्कर मार भी दे तो रिवेंज लेगा। फैंग जेंग एक लॉलेस ब्रूट हैं, इसलिए उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होना कोई आश्चर्य नहीं। तुम दोनों गलत हो। मैंने सुना है शांग याजी और फैंग जेंग किन्यान ब्रॉथल गए थे और वहां नंबर 1 लेडी में इंटरेस्ट था। अंततः फैंग जेंग ने उसे पाई और इसी वजह से शांग याजी को एनिमोसिटी है। सही या गलत? किसी ने संदेह जताया। जो पहले बात कर रहा था उसने फियरलेस एक्सप्रेशन दिखाते हुए एक सीट की ओर इशारा किया। देखो वहां, वो लेडी एनयू है, मुझे मत डाउट करो, बस उससे पूछ लो। तभी सभी की क्यूरियस नजरें उस पर गईं। लेडी एनयू भी स्टंट थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसने अचानक देखा कि उसके पिंप उसे विंक कर रहा है। उसने तुरंत समझ लिया, ये उसकी फेम बढ़ाने का तरीका है। ब्रॉथल प्रोस्टिट्यूट होने के नाते सिर्फ ऐसी न्यूज़ ही उसकी वर्थ बढ़ा सकती थी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर झुका लिया और ब्लश करने लगी। जैसे ही उसने ऐसा किया, अधिकतर सस्पिशियस लोग मान गए। तो यही हुआ। लेडी एनयू की एक्सप्रेशन देखो, जवाब साफ है। तुम लोग ट्रू स्टोरी नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। इतिहास में ब्यूटीज हमेशा हीरोज के साथ जोड़ी जाती हैं, इसलिए लेडी एनयू को फैंग जेंग पसंद है। क्यों? हा, क्योंकि शांग याजी पतला और वीक है, उसका लोअर बॉडी वीक है। लेकिन फैंग जेंग स्ट्रांग और एनर्जेटिक है, उसकी हर स्ट्राइक में ऑल आउट एफर्ट गूज विगर है। वाइल्ड बोर का इम्पैक्ट, ब्राउन बैक का स्लैमिंग, क्रोकोडाइल टेल का ट्विस्टिंग, हॉर्स की फोर्स, ग्रीन बुल की स्टैमिना, स्टोन टर्टल की एंड्योरेंस, ऐसा आदमी कौन सी लेडी उसे नहीं पसंद करेगी? ओह! तुरंत कई पुरुष समझ गए। कुछ लड़कियां अपनी जांघें दबा रही थीं, उनके चेहरे ब्लश हो गए और वे डीप इमेजिनेशन में खो गईं। लेडी एनयू ने सिर और नीचे किया और खुशी से सोचा, मैं तो फेमस होने वाली हूं। जैसे ही ऑक्शन हाउस रूमर्स और गेसेस से भर गया, फांग युआन और शांग याजी की कॉम्पिटिशन 8,10,000 तक पहुंच गई। फैंग जेंग, आज मेरे सामने होने से तुम हार जाओगे। गिव अप, तुम मेरे मैच नहीं हो। शांग याजी खुश होकर हंसे, हर बार 10,000 बढ़ाते गए, सिर्फ फैंग युआन को प्रोवोक करने के लिए। तुम सोचते हो मैं डरूंगा? बस 8,10,000 है, क्या हुआ? फांग युआन ने ठंडी नजर से कहा। यंग मास्टर, अब काफी है, हमें अब रोक देना चाहिए, एक सर्वेंट ने ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करके सलाह दी। शांग याजी ने हेजिटेशन दिखाई। मुझे पता है, फैंग जेंग बिटर स्ट्रेंथ गू के लिए एडमेंट है। जब वो बिड करेगा, मैं एक बार और बिड करूंगा और फिर रुक जाऊंगा। ये इडियट बिटर स्ट्रेंथ ज्यू पर 8 लाख से ज्यादा खर्च कर रहा है, लगभग मार्केट प्राइस का डबल। अंत में मैं अपना एंगर निकाल सकूंगा, कितना अच्छा लगेगा। हा। इसी समय फांग युआन ने आगे कहा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम बिटर स्ट्रेंथ ज्यू ले सकते हो। Servant, Shang Yazi. हा, मुझे डर है कि अब शांग याजी का चेहरा तो हरा हो गया होगा। 9वें प्राइवेट रूम में वे यांग हंसी रोक नहीं पा रहा था। लेकिन भाई फैंग जेंग, क्या वाकई तुम्हारे लिए ठीक है कि तुम बिटर स्ट्रेंथ गू नहीं ले रहे? उसके पास शांग सिनसियाई ने फांग युआन की तरफ चिंता भरी नजर से देखा। फैंग युआन हंसा, भाई मुझे बिटर स्ट्रेंथ गू जरूर लेना है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं कि किसी गू पर 810,000 प्राइमीवल स्टोन्स खर्च कर दूं। मैं इसे खुद रिफाइन करना पसंद करूंगा। 810,000, इससे मैं कई बार कोशिश कर सकता हूं। असफलता की संभावना बहुत ज्यादा है, ये तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है भाई ही तू। शांग एक्सिनसियाई ने अपनी चिंता व्यक्त की। फैंग युआन धीरे धीरे सिर हिलाया, उसके पास इसके लिए अन्य योजनाएं थीं, लेकिन वो उन्हें बता नहीं सकता था। इस फैंग जेंग ने शांग याजी को बिल्कुल मूर्ख बना दिया। उसने बिटर स्ट्रेंथ ज्यू पर 810,000 खर्च कर दिए। दर्शक चमकती आंखों से देख रहे थे। शांग याजी, वो मूर्ख, ये हम सभी यंग मास्टर्स के लिए शर्मिंदगी है। शांग क्लैन के यंग मास्टर्स गुस्से में थे। सच कहूं तो फैंग जेंग का एक्टिंग शानदार था, मुझे भी उसने फूल बना दिया, किसी ने सिसकते हुए कहा। जो मौके पर था वो भ्रमित था, लेकिन बाहर से देखने वाला साफ देख सकता था। मुझे शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, किसी ने दावा किया। शांग याजी बहुत पेटी है और रिवेंज पसंद करता है, इसलिए उसने बिड बढ़ाते गए। लेकिन फैंग जेंग भी वो गू पाने में असफल रहा, इसलिए दोनों ही लूजर्स बन गए। यही कारण है कि आप फ्यूड को ऑक्शन हाउस में नहीं लाएं। जू कई बे ने अपने मन में सोचा,
असल विजेता तो ऑक्शन हाउस है। जू क्लान निश्चित ही खुश होंगे। एक बिटर स्ट्रेंथ गू 810,000 में। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने एक बड़े विजेता को भूल गए। वो थी लेडी एन यू, जो अचानक प्रसिद्ध हो गई। Clink. शांग या जी ने अपनी कप को जमीन पर फेंक दिया और उसे तोड़ दिया। 5वें प्राइवेट रूम में सर्वेंट जमीन पर घुटनों के बल बैठे जितना हो सके शांत सांस ले रहे थे। शांग या जी अपनी सीट पर बैठा तेजी से सांस ले रहा था। उसके माथे पर नसें उभर आई थीं और उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो धोखा खा गया था। 810,000 खर्च किए एक बिटर स्ट्रेंथ जू पर जिसे वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। शांग या जी ने अपने दिल को खुद ही खून बहता महसूस किया। सच्चाई ये है कि वो बुद्धिमान था। उस सेटबैक के बाद उसने अपनी लेसन सीख ली और अधिक समझदार बन गया। पिछले 2 सालों में उसने कड़ी मेहनत की और अपने शॉप्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया। लेकिन कैरेक्टर ही आपकी तकदीर तय करता है। वो पेटी और स्पाइटफुल था। उसकी हेट्रेड ने उसे रैशनैलिटी खोने पर मजबूर किया और इसी वजह से वो फैंग युआन के ट्रैप में फंस गया। फैंगजैंग, अगर वो पॉइजन वाओगू नहीं होता तो मैं तुम्हें जरूर मार डालता, तुम्हें लाखों टुकड़ों में काट देता, शांग या जी ने अपने मन में चीखा। ऑक्शन जारी रहा। 14वीं आइटम, 15वीं, 16वीं, 18वीं, 28वीं। एक और आया। जैसे जैसे माहौल लाइवली हुआ, लोग जल्दी ही फांग युआन और शांग याजी के कॉन्फ्लिक्ट को भूल गए। तीसरी आइटम, रैंक 4 एटमॉस्फेयर गू, फीमेल गू मास्टर ने कहा। एटमॉस्फेयर जू एक तितली की तरह दिखती थी। उसके पास एक जोड़ी नीली पंख थीं। हर बार जब वो फ्लटर करती, हवा में स्पार्कलिंग डस्ट बनता। ये बहुत आकर्षक दृश्य था। एटमॉस्फेयर गू एक यूनिक गू थी। ये लाइफ एनर्जी को अब्जॉर्ब करती थी और विंड से जन्मी थी। ये नेचुरल गू थी। अब तक कोई रेसिपी मास्टर अपने रेसिपी से इसे प्रोड्यूस नहीं कर पाया। 3 प्रकार के रेसिपी मास्टर्स थे। कुछ अतीत को देखते थे, पुराने स्ट्रेंथ पाथ, क्यूआई पाथ और अन्य ज्यू वर्म्स रेसिपीज को स्टडी करके उन्हें रिस्टोर करने की कोशिश करते थे। कुछ वर्तमान को देखते थे, नेचुरल ज्यू का स्टडी करके अपने रिफाइनमेंट रेसिपी तैयार करते थे। और कुछ भविष्य को देखते थे, नए और इनोवेटिव रिफाइनमेंट रेसिपीज क्रिएट करते थे। एटमॉस्फेयर ग्यू सिर्फ यूनिक तरीके से बनाई नहीं गई थी, इसका इस्तेमाल भी यूनिक था। ये किसी रेस या ग्रुप पर इस्तेमाल की जा सकती थी। इनविजिबल फोर्स के जरिए हैबिट या हॉबी बनाती थी जो पूरे ग्रुप को प्रभावित करता। प्राचीन समय में गू मास्टर्स इसका इस्तेमाल बीस्ट ग्रुप से डील करने के लिए करते थे। अगर वे स्टील नीडल बोर्स के ग्रुप से डील कर रहे थे तो गू मास्टर एटमॉस्फेयर गू का इस्तेमाल करके उन्हें रॉक पर अपनी स्किन रगड़ने की हैबिट दे देता। स्टील नीडल बोर का फर्ज स्टील नीडल्स जैसा था, ऑफेंस और डिफेंस दोनों था। रॉक पर रगड़ने के बाद वो डैमेज हो जाता और गू मास्टर्स आसानी से उन्हें डील कर सकते थे। लेकिन बाद में गू मास्टर्स ने महसूस किया कि एटमॉस्फेयर गू परफेक्ट वेपन था ट्राइब्स या क्लैंस को रूल करने के लिए। कुछ क्लैंस के पास फूड की कमी थी, लेकिन उन्हें वाइन ब्रू करना पसंद था। एटमॉस्फेयर जू इस्तेमाल करने पर उन्होंने वाइन बनाने की हैबिट छोड़ दी और उनके पास ज्यादा फूड था, जिससे क्लैन बेहतर तरीके से डेवलप हुआ। एटमॉस्फेयर गू इंटरनल हैबिट्स ही नहीं, एक्सटर्नल पर भी काम करती थी। इतिहास में एक बहुत फेमस एग्जाम्पल था। 2 क्लैन्स में कॉन्फ्लिक्ट था। कमजोर क्लैन ने एटमॉस्फेयर ज्यू का इस्तेमाल किया और स्ट्रॉन्गर क्लैन की महिलाओं को फुट बाइंड करने का इंटरेस्ट दे दिया। इससे उस क्लैन की महिलाएं लेबोरियस टास्क्स नहीं कर सकती थीं। फीमेल गू मास्टर्स की स्ट्रेंथ भी गिर गई और अंततः कमजोर क्लैन ने उन्हें ओवरथ्रो कर दिया और वाइप आउट कर दिया। आखिरकार ये एक गू वर्ल्ड था और सभी तरह के अनइमेजिनेबल गू वर्म्स थे। फीमेल गू मास्टर ने गू इंट्रोड्यूस करने के बाद कहा, एटमॉस्फेयर गू, बेस बिड 260,000 प्राइमीवल स्टोन्स। 3 लाख। यी क्लैन एल्डर यीबू हुई ने पहला बिड दिया। 3,50,000। फे क्लैन एल्डर यान लुआन फेंग ने भी टफ बिड किया। 3,70,000। एक रेसिपी मास्टर ने चिल्लाया। 3,80,000। वे यांग ने बोला, वो फेंग्यू मैनर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। वो इस एटमॉस्फेयर गू का इस्तेमाल अपने सबॉर्डिनेट्स को बेहतर काम करवाने के लिए करना चाहता था। 5 लाख। फॉन्ग युआन ने जोर से कहा। भीड़ खामोश हो गई। फॉन्ग युआन कुछ देर चुप रहा, लेकिन ये आवाज सभी को याद दिला गई। ये वही व्यक्ति था जिसने पहले शांग या जी को चुना लगाया था। 5 लाख एक एटमॉस्फेयर ग्यू के लिए। फॉन्ग जेंग, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्या मैं मूर्ख दिखता हूं? शांग या जी ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसने अभी अभी 8,10,000 प्राइमीवल स्टोन्स खर्च किए थे। अगर वो 5 लाख और खर्च करता है तो वो दिवालिया हो जाएगा। 5 लाख पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। बिक क्या? महिला ग्यू मास्टर ने घोषणा की। 5 लाख सभी की बजट से थोड़ा ऊपर था और कोई और बोली नहीं।
एटमॉस्फेयर ज्यू किसी क्लैन या फोर्स पर असर डालता था, लेकिन व्यक्तियों के लिए इसका कम ही उपयोग था, इसलिए कई लोग इसे लेकर उदासीन थे। भाई फांगझेंग, तुम ये ज्यू 4,60,000 में भी ले सकते थे, वाई यांग ने आह भरी। शांग सीनसी ने अलग राय दी। नहीं, वी क्लैन और फेई क्लैन को देखते हुए वो दो एल्डर्स शायद कंपीट करके दाम बढ़ा सकते थे। 5 लाख की बोली से दोनों ने बिड करने से मना कर दिया। ये सही चाल थी। 4,60,000, 5 लाख, ये सिर्फ 40,000 ज्यादा है। भाई वाई, मैं ये ज्यू रख लूंगा, फोंग युआन ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, मुझे मत बताना कि तुम गुयुए गांव को फिर से बनाना चाहते हो? वाई यांग चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि फांग युआन इस ज्यू में रुचि रखेगा। पहले उसने सोचा था कि फांग युआन मेरी खातिर बिड कर रहा था। बेशक मुझे ये गू चाहिए, लेकिन कारण कुछ समय के लिए रहस्य रहेगा। फांग युआन मुस्कुराया, लेकिन विस्तार से नहीं बताया। हम्प, रहस्यमय बनना। बाई निंगबिंग को फोंग युआन का ये पहलू पसंद नहीं आया। वो जानती थी कि वो फिर से कोई योजना बना रहा है और सतर्क रही। एटमॉस्फेयर गू के बाद एक सेट ईटिंग विंड गू का पेश किया गया। 38 ईटिंग विंड गू एक सेट में ग्रुप किए गए और ऑक्शन में रखा गया। ईटिंग विंड गू केवल रैंक 2 था, लेकिन इसका बड़ा उपयोग था। यह गू मास्टर को विंड कंज्यूम करने और पेट भरने में मदद करता था। जू क्लान जूफेंग माउंटेन पर स्थित था और विंड टाइप गू में माहिर था। ईटिंग विंड ग्यू उनकी स्पेशलिटीज में से एक थी। समय बीतता गया। 34, 35, 38, 44। फोंग युआन ने और बोली नहीं लगाई, लेकिन वाई यांग ने एक बार कोशिश की और सफलतापूर्वक लाइट टाइप ज्यू खरीद लिया जो उसे चाहिए था। बाई निंगबिंग ने भी 3 बार बोली लगाई और अंततः रैंक 3 टॉर्नेडो ज्यू हासिल किया। जैसे ही फोंग युआन की रुचि समाप्त हुई, अंतिम 54वां आइटम पेश किया गया। यह हमारी ऑक्शन का सबसे बड़ा ट्रेजर है। ये गू वर्म नहीं है और न ही कोई मूल्यवान रिफाइनमेंट मटेरियल, बल्कि ये एक रेसिपी है, महिला गू मास्टर ने परिचय दिया। फिर उसने जोड़ा, ये रेसिपी क्योंकि ये अत्यंत मूल्यवान है, अभी तक अप्रेज नहीं किया गया है। इस वाक्य ने सभी को जिज्ञासु बना दिया। सामान्यतः मूल्यवान रिफाइनमेंट रेसिपीज को सावधानी से अप्रेज करना पड़ता है, क्योंकि रेसिपी को अप्रेज करने के लिए रेसिपी मास्टर को देने पर इसे लीक होने का खतरा रहता है। रेसिपी सबसे अच्छा होता है अगर कम लोग इसे जानें। अगर रेसिपी हर किसी को पता हो तो यह खाली कागज से कम मूल्यवान होता है। महिला गू मास्टर एक्सपीरियंस्ड थी, इसलिए उसने खुलकर नहीं बताया और सभी को जानकारी पहुंचाने दी। जैसे ही सभी गहराई से सोचने लगे, उन्होंने फिर से उसका ध्यान खींचा। महिला गू मास्टर मुस्कुराई और एक बड़ा रहस्य फेंक दिया। यह रेसिपी हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस के बारे में है। हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस? क्या मैंने ठीक सुना? रैंक 3 हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस, रैंक 4 हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस, रैंक 5 हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस। यह ग्यू वर्म्स की सीरीज बहुत प्रसिद्ध है। मैं इन्हें आसानी से याद कर सकता हूं। यह इमॉर्टल वेनरेबल जेनेसिस लोटस का कोर ज्यू है। मैंने सुना है जो भी रैंक 6 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस रिफाइन कर पाएगा, उसे इमॉर्टल वेनरेबल जेनेसिस लोटस की इनहेरिटेंस ग्राउंड मिलेगी। सोचा भी नहीं था कि जू क्लैन के पास ऐसा ट्रेजर होगा। ऑक्शन हाउस में लोग एक्साइटमेंट से भर गए। महिला गू मास्टर ने जारी रखा, चूंकि सभी के पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की समझ है, मैं आगे समझाने की आवश्यकता नहीं समझती। यह रेसिपी हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस की रिफाइनमेंट से संबंधित है। स्टार्टिंग बिड 5 लाख है। रेसिपी का प्राइस ग्यू वर्म से कहीं अधिक था। रैंक 4 हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस की रेसिपी स्वयं मोनार्क लोटस से भी अधिक महंगी थी। एक आदमी को मछली दो और तुम उसे एक दिन के लिए फीड करते हो, उसे फिशिंग सिखाओ और तुम उसे लाइफ टाइम के लिए फीड कर सकते हो। सिद्धांततः रेसिपी से आप कई हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस बना पाएंगे। रुको, मेरी एक क्वेश्चन है। क्या इस रेसिपी में हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस एज द रिफाइनमेंट मटेरियल चाहिए? फोंग युआन ने अचानक पूछा, जोर से। महिला गू मास्टर का एक्सप्रेशन बदल गया। वो उत्तर नहीं देना चाहती थी, लेकिन फोंग युआन पर्पल थॉर्न टोकन का मालिक था। वो इस क्वेश्चन से बच रही थी, लेकिन फोंग युआन की समझदारी ने उसे सबसे क्रूशल सवाल पूछने पर मजबूर किया। उसके पास चॉइस नहीं थी, उसने स्वीकार किया। हालांकि सिद्धांत में हम रेसिपी के विवरण प्रकट नहीं करते, लेकिन शांग क्लैन की इंटेग्रिटी के अनुसार यह रेसिपी वास्तव में हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस को मुख्य इंग्रेडिएंट के रूप में चाहिए। सभी ने गास्प्स किया। मुख्य इंग्रेडिएंट के रूप में हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस चाहिए, हम इसे कहां पाएंगे? इसलिए जू क्लैन ने हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस रिफाइन नहीं किया, भले ही उनके पास यह रेसिपी थी। इसका क्या यूज है? हम कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत ऑकवर्ड है। नज़दीकी बची।
शुक्र है फांग झेंग ने ये सवाल पूछा। सबसे महत्वपूर्ण, इस रेसिपी की ऑथेंटिसिटी अभी अप्रेज्ड नहीं हुई है। यह रेसिपी जू क्लैन द्वारा ट्रेजर के रूप में रखी गई थी। ये निश्चित रूप से अच्छी चीज है। मैं 5,20,000 में बिड करूंगा, एक रेसिपी मास्टर ने बोली लगाई। फिर भी हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनाक लोटस की रेसिपी कुछ गू मास्टर्स को बहुत आकर्षित कर रही थी। 5,50,000, 5,80,000। बोली धीरे धीरे बढ़ी जब तक ये 6,60,000 पर नहीं रुकी। 6,70,000 वाई यांग अंतिम बिडर थे और अंततः उन्होंने ये रेसिपी हासिल कर ली। वीन यांग के सफल बोली लगाने के बाद हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनाक लोटस की रेसिपी के साथ ऑक्शन समाप्त हो गया। जू कबीला आखिरकार एक ऐसा कबीला था जो सदियों से कायम था। इसकी नींव बहुत गहरी थी। कई ऑक्शन के प्रतिभागियों ने अपनी संग्रह से कुछ हासिल किया, जबकि दूसरों ने नए दृष्टिकोणों का अनुभव किया। सभी का इकट्ठा होना दुर्लभ है। अभी मत जाओ, मुझे दावत करने दो, फांग युआन ने सभी को रोकते हुए कहा। एक रेस्टोरेंट में हर तरह के स्वादिष्ट भोजन और शराब जेड प्लेट्स पर रखे हुए थे। भाई फांग जेंग, ये वो रेसिपी है जो आप चाहते थे। 3 शराब के प्याले पीने के बाद वीन यांग ने एक हार्ट एनग्रेव्ड ग्यू निकाला और फांग युआन को दिया। हार्ट एनग्रेव्ड गू बिल्कुल एक लेडीबग जैसी थी और उंगली के आकार की थी। इसका पूरा शरीर लाल था और इसकी गोल कवच पर 4 सफेद दिल के आकार के धब्बे थे। हार्ट एनग्रेव्ड GU एक स्टोरेज टाइप GU थी। ये लगभग बुकवर्म जैसी थी। इन्हें जानकारी संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हार्ट एनग्रेव्ड गू की एक श्रृंखला थी जो रैंक 1 से लेकर रैंक 5 तक हो सकती थी। रैंक 1 हार्ट एनग्रेव्ड गू पर केवल एक सफेद दिल का धब्बा होता, रैंक 2 पर 2 और इसी तरह। वीन यांग ने जो हार्ट एनग्रेव्ड गू निकाली थी उसके 4 धब्बे थे, जिसका मतलब था कि यह रैंक 4 थी। लेकिन रैंक 4 हार्ट एनग्रेव्ड गू का उपयोग हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनाक लोटस की रेसिपी संग्रहित करने के लिए करना भी सामान्य था। फांग युआन ने इस रेसिपी के लिए 6,70,000 प्राइमीवल स्टोन्स खर्च किए थे। उन्होंने वीन यांग को बोली लगाने के लिए भेजा ताकि संदेह न हो। हार्ट एनग्रेव्ड ग्यू देखकर फांग युआन ने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया, बल्कि कहा, चूंकि भाई वीन यांग ने इसे पहले से रिफाइन कर लिया है, अब इसका उपयोग आपके लिए करना बेहतर होगा ताकि मुझे इसे फिर से रिफाइन ना करना पड़े। ठीक है, वीन यांग ने सिर हिलाया और अपनी प्राइमीवल एसेंस डाली। हार्ट एनग्रेव्ड गू एक पतली गुलाबी रोशनी में बदल गई और हल्की क्रैकलिंग की आवाज के साथ फांग युआन के हृदय में प्रवाहित हो गई और तुरंत गायब हो गई। तुरंत ही फांग युआन के मन में एक रेसिपी प्रकट हुई जिसमें हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनाक लोटस को रिफाइन करने का तरीका था। मुख्य ज्यू वर्म के फ्यूजन के लिए सभी सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, हर स्टेप और हर चीज का ध्यान रखना भी इसमें बताया गया था। ये सामग्री भूलना असंभव थी, जैसे ये सीधे हड्डियों और हृदय में गहराई से अंकित हो गई हो। यह हार्ट एनग्रेव्ड गू की क्षमता थी, गहरी याददाश्त देना। फांग युआन के हृदय में खुशी की भावना उठी। मेरे पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस है, लेकिन यह केवल रैंक 3 है। अभी भी इस्तेमाल करने लायक है, लेकिन जब मैं रैंक 4 पहुंचूंगा इसका उपयोग तुरंत घट जाएगा। अब मेरे पास ये रेसिपी है। अगर मैं भविष्य में हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनाक लोटस रिफाइन कर सका तो ये निसंदेह मेरी मदद करेगा। फांग युआन हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की रेसिपी नहीं जानता था। यह रेसिपी पाना अप्रत्याशित खुशी थी। हालांकि इस रेसिपी की अभी अप्रेजल नहीं हुई थी, फांग युआन अपने अनुभव के आधार पर शुरुआती अनुमान लगा सकता था कि ये नकली होने की संभावना बहुत कम थी, अन्यथा शांग क्लैन इसे ऑक्शन में नहीं रखता। लेकिन मुझे इसे और अधिक डिड्यूस करने के लिए कुछ GU चाहिए और किसी भी ट्रैप्स या एरर्स से बचना है। अब जब मैंने ये रेसिपी खरीदी है, मुझे डर है कि कुछ लोग इसके बारे में सोचेंगे। निश्चित रूप से कई लोग अनुमान लगाएंगे कि मेरे पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस है। हालांकि हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस दुर्लभ और मूल्यवान है, लेकिन यह वन ऑफ अ काइंड नहीं है और ब्लड स्कल ज्यू की तरह मुश्किल नहीं है। अन्यथा मैं इतनी खुलकर ये रेसिपी नहीं खरीद पाता। अब मेरा जू सेट असेंबली लगभग कंप्लीट है और मेरी कल्टीवेशन ब्रेकथ्रू के बाद मुझे ज्यादा चिंता नहीं है और रेसिपी खरीदने में कोई बड़ी समस्या नहीं। पहले फांग युआन इतनी ओपनली ये रेसिपी नहीं खरीदता, लेकिन अब वो केवल हाफ स्टेप दूर था रैंक 3 अपर स्टेज से, जिसे वो कुछ ही दिनों में पा सकता था। उसके बाद वो व्हाइट सिल्वर रेलिक ग्यू का उपयोग करके रैंक 3 पीक स्टेज तक पहुंच जाएगा। उसकी ताकत पहले के मुकाबले कंप्लीटली डिफरेंट थी, पर्पल थॉर्न टोकन के संरक्षण के साथ, और ज्यादातर लोग केवल गैसिंग कर रहे थे। परिणाम उसके लिए एक्सेप्टेबल थे। समय की गणना करते हुए फांग जेंग पहले ही शांग क्लैन सिटी में 2 साल से अधिक समय से था। उसकी रैपिड डेवलपमेंट वाकई शॉकिंग थी। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस, वीन यांग ने वाइन पीते हुए सोचा, लेकिन कुछ नहीं कहा। क्या बिग ब्रदर हे ट्यू के पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस हो सकता है?
शांग सिन सियाई ने भी इनवर्डली अनुमान लगाया लेकिन नहीं पूछा। अपने कल्टिवेशन के पहले दिन शांग यान फेई ने उसे गू मास्टर्स के कई टैबूज के बारे में बताया। एक टैबू ये था कि किसी दूसरे गू मास्टर्स से उनके गू वर्म्स के बारे में कैजुअली पूछना नहीं चाहिए। गू मास्टर्स के लिए उनके गू उनकी बटर और ब्रेड थे। यह उनकी प्राइवेट मैटर, सीक्रेट और ट्रम्प कार्ड थी। अगर उनके ज्यू वर्म्स का पता चल गया तो दूसरों के लिए उन्हें टारगेट करना आसान हो जाता। इसलिए जू मास्टर्स के बीच यह बहुत बड़ा टैबू था कि किसी से उनके जू वर्म्स के बारे में पूछना। फांग युआन के पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस है, इसलिए उसने रेसिपी खरीदी। ये समझ में आता है, लेकिन उसने बिटर स्ट्रेंथ ग्यू छोड़कर एटमॉस्फेयर ग्यू क्यों खरीदी? बाय निंगबिंग चुपचाप बैठी थी। उसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फांग युआन की चाल समझ नहीं पाई। सपने जैसा होता अगर मैं यंग मास्टर बन पाती। शांग क्लैन के यंग मास्टर्स को हर साल 3 गू वर्म्स अप्लाई करने का मौका मिलता है और क्लैन बिना किसी चार्ज के गू खोजता है, शांग सिन सियाई ने साय करते हुए कहा। यह शांग क्लैन की एक बड़ी पॉलिसी थी ताकि यंग मास्टर्स को नर्चर किया जा सके। बस रिक्वेस्ट अबसर्ड ना हो, क्लैन अपनी पूरी शक्ति लगा देता ताकि यंग मास्टर्स को ज्यू मिल सके। फांग युआन पहले से बिटर स्ट्रेंथ ज्यू ढूंढ रहा था। एक आखिरकार ऑक्शन में आया, लेकिन शांग याजी ने उसे प्राप्त होने से रोक दिया। शांग सिन सियाई फांग युआन की मदद करना चाहती थी। फांग युआन ने शांग चिन सी के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराया। कोई बात नहीं, कौन जानता है, शायद वो शांग याजी खुद ही बिटर स्ट्रेंथ ग्यू मुझे सौंप दे। दूसरे भाई ने उस बिटर स्ट्रेंथ ज्यू को खरीदने के लिए 810,000 खर्च कर दिए। अब वो इससे मजाक का पात्र बन गया है। अगर तुम चाहते हो कि वो खुद ही दे दे तो मुझे लगता है ये संभव नहीं होगा, शांग ची वेन ने पास से सिर हिलाते हुए कहा, सोचते हुए कि फांग युआन बस कल्पना में ही खोया है। क्या ये हो सकता है कि बड़े भाई ही तूने पहले ही कोई योजना बना ली हो? शांग चिनसी की आंखों में चमक आ गई। वेजियांग और बाकी लोग भी जिज्ञासु होकर देखने लगे। फांग युआन ने बाई निंगबिंग की ओर इशारा किया, आत्मविश्वास के साथ, सब कुछ निंगबिंग की वजह से है। मैं? बाई निंगबिंग चौंक गई। जल्दी बताओ, तुम्हारे पास क्या चाल है? सभी और भी जिज्ञासु हो गए। आपको 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा, तब तक इंतजार करें, फांग युआन ने हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने गंभीर मुद्रा में शांग चिनसी की ओर देखा। चिनसी, क्या तुम सच में यंग मास्टर बनना चाहती हो? यंग मास्टर बनना मतलब राजनीतिक भंवर में प्रवेश करना, और तुम्हें अब स्वतंत्र रूप से काम करने की आज़ादी नहीं रहेगी। अब तुम शांग कबीले की स्थिति को मुझसे ज्यादा समझती हो। शांग कबीले के यंग मास्टर्स के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है, संघर्ष और भी खूनी है। अगर तुम यंग मास्टर बनना चाहती हो तो तुम इस खतरनाक संघर्ष में पड़ जाओगी। यह सबसे महत्वपूर्ण मामला था। फांग युआन को एक स्पष्ट उत्तर की आवश्यकता थी। अगर शांग चिनसी की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं थी तो उसकी मदद करने का कोई मतलब नहीं था। फांग युआन की चमकती नजरों के नीचे शांग चिनसी मुस्कुराई। बड़े भाई ही तू, क्या अभी भी मेरे पास स्वतंत्रता है? मैं भी इसमें पूरी तरह से असहाय हूं। कारवां में शामिल होने के बाद शांग कबीले के शहर तक की पूरी यात्रा अनगिनत खतरों से भरी हुई थी। मैं कई बार मौत के कगार से बची। मैंने इस पर विचार किया, दुनिया एक महासागर है और हम छोटी नावें हैं। छोटी नावें तो बहाव के साथ बहती दिखती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश असहाय होती हैं। केवल उच्च कल्टीवेशन और प्रभाव के साथ छोटी नाव बड़ी नाव में बदल सकती है और कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना कर सकती है, अपने प्रियजनों के लिए सुरक्षित क्षेत्र प्रदान कर सकती है। शांग चिन सी के शब्द साधारण थे और उनमें कोई विशेष जुनून नहीं दिख रहा था, लेकिन सभी को उनकी बातों में वीर भावना महसूस हुई। बहुत अच्छा, तुम्हारे पास आकांक्षा है, वेज यांग हंसे। शांग ची वेन ने भी आश्चर्यचकित होकर देखा। उन्होंने शांग चिन सी के साथ काफी समय तक बातचीत की थी, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी कोमल दिखने वाली वो इतनी बड़ी आकांक्षा छुपाए रखती है। मेरी मिसी बिजनेस में जीनियस है, वो शांग कबीले की यंग मास्टर बनने के लिए पूरी तरह सक्षम है, शाओ दी ने शांग चिनसी के पीछे गर्व से कहा। शाओ दी। शांग चिनसी शर्मिंदा हुई और शाओ दी को घूरा। शाओ दी बस जीभ निकालकर चुप रही। हाँ, वो सही है, तो हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें शैंग कबीले की यंग मास्टर बनवाएंगे। फांग युआन जोर से हंसते हुए राहत महसूस करने लगे। ये अजीब नहीं था कि शांग चिनसी के पास ऐसी आकांक्षा थी। बेचारे बच्चे जल्दी बड़े होते हैं। शांग चिनसी का बचपन आशीर्वादपूर्ण नहीं था, क्योंकि उसे अक्सर अपने कबीले के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। कारवां में उसके छोटे और कमजोर होने के कारण उसने दुनिया की क्रूरता को और अधिक समझा। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति कितनी भी कोमल क्यों न हो, ऐसे अनुभव उसे गहराई से प्रभावित करते हैं। लेकिन शांग चिनसी का स्वभाव दयालु था, फांग और बाई की तरह नहीं। वो मजबूत बनना चाहती थी, केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की खुशहाली के लिए। हे,
इस साल का यंग मास्टर परीक्षा पहले ही खत्म हो चुका है। बहन चिंसी को अगले साल मौका मिलेगा, लेकिन यंग मास्टर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है। लॉर्ड फादर के कई बच्चे हैं, हर साल केवल एक यंग मास्टर पद उपलब्ध है, लेकिन प्रतियोगियों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। शांग चिवेन ने हंसते हुए शांग चिंसी को सलाह दी, हालांकि वो अपने मन में इससे असहमत थी। शांग चिंसी की कल्टिवेशन बहुत कम थी, अभी केवल रैंक 1 अपर स्टेज पर थी। उसकी एप्टीट्यूड भी पर्याप्त नहीं थी, बी ग्रेड एप्टीट्यूड तक भी नहीं थी, इसलिए विकास की संभावना नहीं थी। उसकी मां झांग कबीले से थी, जो शांग कबीले के खिलाफ गहरी शत्रुता रखता था। ये उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी थी। वो अकेली थी और उसके पास कोई समर्थक नहीं था। कौन उसकी मदद करेगा? उसका एकमात्र फायदा ये था कि शांग यान फेई उसे बहुत प्यार करता था। उसके लिए शांग यान फेई ने असाधारण कीमत चुकाई, लगभग हेवन के खिलाफ जाकर उसकी होपलेस एप्टीट्यूड को बदलकर उसे कल्टिवेट करने योग्य बना दिया। यह दाई वायु उसके अन्य बच्चों को नहीं मिला, हालांकि ये फायदा कुछ हद तक नुकसान भी था। शांग चिंसी अलग थलग थी और शांग चिवेन भी उसे अंदर से ईर्ष्या करती थी। इन सभी कारणों से शांग चिंसी का यंग मास्टर पद प्राप्त करना मुश्किल था, मौके बेहद कम थे। फांग युआन इन कमजोरियों को अच्छी तरह जानता था। उसके पिछले जीवन में शांग चिंसी 6 साल बाद ही यंग मास्टर बनी थी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी थीं। पिछली बार वो अकेली थी, लेकिन इस जीवन में फांग युआन की मदद है। चिंसी, चिंता मत करो, मेरी मदद से अगले साल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस साल ही तुम्हें यंग मास्टर बनवाऊंगा। फांग युआन जोर से हंसते हुए बोले। तो मैं देखूंगी। शांग चिवेन मुस्कुराई, लेकिन अपने होंठ अंदर की ओर मोड़कर हंसी छुपाई, सोचते हुए कि फांग युआन जितना बोल रहा है वो उतना ही असंभव और घमंडी लग रहा है। वे जियांग ने अपना वाइन कप रखा। भाई फांग जेंग, शांग कबीले की यंग मास्टर की प्रतियोगिता कोई छोटी बात नहीं है। एक एल्डर के रूप में मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भाई वे जियांग की मदद की जरूरत नहीं है। योजना 2 साल पहले ही बनाई जा चुकी थी और सब कुछ निंग बिंग की वजह से है। फांग युआन मुस्कुराए। तुरंत ही सभी की नजरें बाई निंगबिंग पर केंद्रित हो गईं। ध्यान का केंद्र बनने पर बाई निंगबिंग ने अपनी सामान्य उदासीन मुद्रा बनाए रखी, लेकिन उसके मन में संदेह उठने लगे और वो चुपचाप गुस्से में बड़बड़ाने लगी। इसका मुझसे क्या लेना देना? निंगबिंग, फांग युआन ने इतना प्यार से उसका नाम लिया। क्या वो सच में सोचता है कि हमारा रिश्ता इतना खास है? एक पल में 3 से 4 दिन बीत गए। बिटर स्ट्रेंथ गू स्टडी रूम में शांग याजी ने गू को हाथ में लिया और भौहें तनी हुई थीं, जैसे उसे इसे कुचल देने का जबरदस्त मन कर रहा हो, लेकिन उसे खुद को नियंत्रित करना पड़ा। ये बिटर स्ट्रेंथ ज्यू उसके 810,000 प्राइमीवल स्टोन्स की कीमत का था। अगर वो इसे कुचल देता तो उसका दिल दुखता। हर बार जब वो इस गू को देखता, शांग या जी को बेहद उदासी महसूस होती। उसको ऐसा लगता कि बिटर स्ट्रेंथ ज्यू बिना आवाज किए उसका मजाक उड़ा रहा है, हर सेकंड उसकी मूर्खता याद दिला रहा है। कुछ दिन पहले ऑक्शन में उसे फैंग युआन ने सबके सामने धोखा दिया था। अभी वो सबके सामने हास्य का पात्र बन चुका था। उसके आसपास के शांग क्लैन के लोग भी उससे मिलने से इनकार कर रहे थे। माना कि वो मूर्ख था, लेकिन वो शांग क्लैन का यंग मास्टर था। ऐसा कृत्य पूरे शांग क्लैन के लिए शर्मिंदगी लाया था। एक शांग क्लैन यंग मास्टर के रूप में शांग याजी की हर क्रिया शांग क्लैन का प्रतिनिधित्व करती थी और इसकी छवि बनाती थी। ऑक्शन में उसका प्रदर्शन न केवल खुद के लिए अपमानजनक था, बल्कि उसके शांग क्लैन के लोगों की प्रतिष्ठा को भी कीचड़ में डाल दिया। जहां तक शांगयान फे की बात थी, उसने इस मामले पर एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन इससे शांग याजी और भी असुरक्षित महसूस कर रहा था। नहीं, मुझे अपनी प्रतिष्ठा बचानी होगी। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि पिता मुझे अलग नजरिए से देखें। मुझे अपने क्लैंसमैन की सोच बदलनी होगी। शांग याजी ने दांत पीसते हुए अपने दिल में तय किया। फैंग जेंग, तुम मेरी अवहेलना करने की हिम्मत करते हो और मुझे मूर्ख बना दिया। मैं तुम्हें डरावनी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। उसकी आंखों में अंधेरा, खतरनाक चमक थी, जैसे वो फैंग युआन से निपटने का तरीका सोच रहा हो। इस मामले के बाद उसकी फैंग युआन के प्रति नफरत चरम पर पहुंच गई थी। ये नफरत उसकी आत्मा में तक समा गई थी। यंग मास्टर, परेशानी है। इस समय एक लॉयल सर्वेंट दौड़ता हुआ आया, स्टडी रूम के सामने चिल्लाया। इतना घबराने की क्या जरूरत है? क्या यही शिष्टाचार है? अंदर आओ, शांग याजी ने नाखुशी में डांटा। कमरे का दरवाजा खुला, सर्वेंट जमीन पर घुटनों के बल गिरा। उसका चेहरा डर से लाल था। यंग मास्टर, परेशानी है। एक अफवाह फैल रही है, ये पूरे शांग क्लैन सिटी में फैल गई है। कहा जा रहा है कि आप और फैंग जेंग कभी लेडी एन यू के लिए प्रतिस्पर्धा कर चुके थे, लेकिन आप हार गए। इसलिए आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ और अब आप फैंग जेंग को परेशान करने गए। लेडी एन यू?
वह चिनयान ब्रॉथल की प्रोस्टिट्यूट? ये सब बकवास है, शांग याजी ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सर्वेंट ने जारी रखा, वे ये भी कह रहे हैं कि आपने ईयरली असेसमेंट पास करने के लिए फैंग जेंग के साथ गुप्त समझौता किया था और अकाउंट्स को फर्जी बनाया। क्या? शांग याजी ने यह सुनकर चिल्लाया। उसका चेहरा बदल गया। वो अपनी सीट से कूद पड़ा, जिससे उसकी मेज पर रखे ब्रश और स्याही हिल गए और गिर पड़े। सर्वेंट ने सावधानी और घबराहट के साथ बताया, यंग मास्टर, अफवाह इतनी विस्तृत है कि इसमें लेन देन का समय और अकाउंट की सटीक राशि भी बताई गई है। ऐसा लगता है कि क्लैन्स इंटरनल अफेयर्स हॉल सतर्क हो गया है और वे गू मास्टर्स भेज रहे हैं जांच करने के लिए। हाँ? शांग याजी स्तब्ध था, जैसे उसके दिमाग में बिजली गिर गई हो। तुरंत ही उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे खून सूख गया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, शरीर नरम पड़ गया और वो लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसने स्टडी टेबल को सहारा देकर खुद को संभाला। ये झटका बहुत तेज, भारी और अचानक था। मैं खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। जब फर्जी अकाउंटिंग का मामला सामने आएगा, मैं यंग मास्टर का पद खो दूंगा। ये क्लैन के नियमों का उल्लंघन है। माँ भी मुझे नहीं बचा पाएंगी। पिता से भी भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। जब मैं ये पद खो दूंगा तो मेरे खिलाफ कई लोग मेरा नुकसान करने के लिए तैयार हैं। संकट आते ही शांग याजी बेहद डर गया और पैनिक की स्थिति में गिर पड़ा। ऐसी खबर कैसे फैल सकती है? मैंने लेन देन में पूरी सावधानी बरती। फैंग जेंग के अलावा किसी और को कुछ नहीं पता। असंभव, यह असंभव है। शांग याजी खुद से बुदबुदाया और उसकी आंखें सुन्न हो गईं। वो अभी बहुत युवा था, जीवन में गंभीर खतरों का सामना नहीं किया था। भले ही उसने 2 साल तक दुकानें संभाली थीं और अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स थे, उसने केवल सतही ज्ञान हासिल किया था। एक समस्या आने पर वो हक्का बक्का और असहाय हो जाता था। नान क्यू गार्डन पवेलियन बीच में झील के। हल्की हवा चल रही थी, जिससे झील की सतह पर छोटे छोटे लहरें उठ रही थीं। झील बड़ी नहीं थी, किनारे पत्थरों की सजाई हुई चट्टानों से बने थे। झील की सतह पर बड़े बड़े लोटस लीव्स थे, जो आपस में एक श्रृंखला की तरह जुड़े हुए थे। गुलाबी सफेद फ्लावर बड अभी खुला नहीं था। पानी में गोल्ड और ऑरेंज कार्प्स तैर रहे थे, कभी कभी सतह पर उभर आते। AVILION ईंटों का बना था, रंग बिरंगी छत और लाल स्तंभ थे। साफ साफ लगता था कि इसे बहुत सोच समझकर बनाया गया था। AVILION में एक चेस बोर्ड रखा था और 2 युवा वहां खेल रहे थे। एक युवक काले कपड़े पहने हुए था, उसकी आंखें गहरी जैसे अबिस। दूसरी लड़की सफेद कपड़ों में थी, उसके सिल्वर बाल और ब्लू आंखें थी, चेहरा ठंडा दिखाई दे रहा था। वे थे फैंग युआन और बाई निंगबिंग। बाई निंगबिंग थोड़ी देर खेली, फिर झील की ओर देखकर बोली, ये शांग याजी सच में मूर्ख है, उसकी रिएक्शन स्पीड इतनी स्लो है। मैंने तो रूमर पहले ही फैला दिया था, फिर भी वो अभी तक यहां क्यों नहीं आया? चिंता मत करो, मैंने गार्ड्स को निर्देश दिया है कि उसे आने दो, वो आएगा। फैंग युआन मुस्कुराया, पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो स्थिति को कंट्रोल में रख रहा है। पैनिक में शांग याजी जरूर फैंग युआन पर शक करेगा, इसलिए वो यहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा। चाहे उसे कोई सस्पिशन ना भी हो, वो ओवर देयर जाकर फैंग युआन से कवर अप कराने की कोशिश करेगा ताकि शांग क्लैन की जांच में बच सके। बाई निंगबिंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी नैरो की और साइड करते हुए बोली, फैंग युआन, मैं सच में इम्प्रेस्ड हूं। तुमने इस लूपहोल को पॉइजन वाव गू में एक्सप्लॉइट कर ही लिया। यही योजना तुमने 2 साल पहले से बना रखी थी, है ना? बस इंतजार और सहन किया और अब सही समय पर ट्रैप एक्टिवेट किया। फैंग युआन मुस्कुराया, अपना चेस पीस हिलाते हुए जवाब दिया, शांग याजी एक पेटी आदमी है, वो रिवेंज जरूर लेगा। मैं ऐसा थ्रेट क्यों छोड़ दूं? मैंने इसे पहले इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि शांग सिन सियाई अभी शांग क्लैन में आया ही था और उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं थी। शांग याजी चला गया और शांग सिन सियाई आया, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल था। बाई निंगबिंग ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में ब्लू लाइट चमक रही थी। उसके दिल में एक चिल दौड़ गई। फैंग युआन की योजनाएं लगातार इंटरकनेक्टेड थीं। एक बार कोई इसमें फंस गया तो ऐसा था जैसे क्विकसैंड में फंस गया हो, बाहर निकलना असंभव। सबसे शॉकिंग बात थी कि उसने ये सब 2 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। यह फॉरसाइट ही डरावनी थी। शांग याजी ने खुद को दुश्मन बनाकर डेथ के रास्ते पर चल दिया था। फैंग जेंग, तुम कहाँ हो? अभी बाहर आओ। अंततः शांग याजी की फ्यूरियस चिल्लाहट सुनाई दी। लेक के पवेलियन को छुपाया नहीं गया था। दूरबॉय की जानकारी मिलने के बाद वो जल्दी से फैंग और बाई को ढूंढ निकला। फैंग जेंग, तुम्हें अभी भी चेस खेलने का मूड है? क्या तुम्हें पता है रूमर कितनी दूर फैल चुका है? बताओ, क्या ये सब तुम्हारा ही काम है? शांग याजी पवेलियन में आया, अपने हाथ से फैंग युआन की ओर पॉइंट करते हुए फ्यूरियसली चिल्लाया। फैंग युआन ने शरीर घुमाया, प्लेन से बोला, अगर ये मेरे द्वारा किया गया होता तो क्या मैं अभी अलाइव होता?
शांग्याजी, मुझे यकीन नहीं है कि तुम और भी डम्ब होते जा रहे हो। क्या तुम भूल गए कि हमने पॉइजन वाओ ज्यू साथ में इस्तेमाल किया था? शांग्याजी ने स्नॉट किया, उसकी एंगर थोड़ी शांत हुई। फैंग युआन सही था, अगर वो कल्प्रिट होता तो वो अब तक डेड होता। अब वो सुरक्षित था, इसका मतलब रूमर उसके कारण नहीं फैला। लेकिन फैंग युआन का अगला सेंटेंस उसे प्योर रेज में डाल दिया। हालांकि मैंने रूमर क्रिएट नहीं किया, लेकिन मेरी कंपेनियन बाई निंग बिंग ने किया। शांग्याजी स्टंट था, उसका रिलैक्स्ड चेहरा ब्राइट रेड हो गया, जैसे मीटियर एटमॉस्फेयर में घुस गया हो। उसके दिल में इंटेंस रेज उठी। तुमने किया, ये तुम्हारा काम था। तुम बिच हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने चिल्लाया, उसकी आंखें आग से लाल हो गईं। बाई निंग बिंग को देखने लगा जैसे उसे खा जाए। उसका ऑरा इंसेन था, जैसे लेपर्ड या वुल्फ अपनी प्रे पर अटैक करने वाला हो। ओ, तुम यहीं अटैक करना चाहते हो? अटैक मी? बाई निंग बिंग धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका एब्सोल्युटली स्टनिंग चेहरा आइस की तरह ठंडा था और उसके आइसी टोन में स्ट्रांग डिस्डेन थी। मैं रैंक 3 पीक स्टेज में हूं, बैटल स्टेज में कभी नहीं हारी, और मेरे पास पर्पल थॉर्न टोकन है। क्या तुम सच में मुझसे फाइट टू द डेथ करना चाहते हो? शांग्याजी के फेशियल मसल्स ट्विच हुए। उसने टीथ ग्रिट किया, उसकी आंखें आग से जल रही थीं और वो फियर्सली देखा। अंत में उसने अटैक नहीं किया। वो रैंक 3 अपर स्टेज का था, आइवरी टावर में जीवन बिताया था। वो बाई निंग बिंग का मैच नहीं था। साथ ही बाई निंग बिंग के पास पर्पल थॉर्न टोकन भी था, जो शंग फे ने पर्सनली दिया था। फैंग जेंग, तुमने अपना वर्ड तोड़ा, तुम्हें पेनफुल डेथ होगी। उसने कैसे हमारे डील के बारे में जान लिया? नहीं, तुमने अपना वर्ड तोड़ा, फिर भी तुम अभी क्यों अलाइव हो? क्या तुमने पॉइजन वाओ ग्यू को डिसेबल करने का तरीका ढूंढ लिया? शांग्याजी ने फैंग युआन की ओर देखा, अनसर्टन महसूस करते हुए। नहीं नहीं, फैंग युआन ने सिर शेक किया। पॉइजन वाओ ऐसा था, तुम और मैं इसे सीक्रेट रखेंगे और अननोइंग थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। लेकिन पॉइजन वाओ गू यूज होने से पहले मैंने बाई निंग बिंग को यह सब बता दिया, इसलिए वो एक नोइंग थर्ड पार्टी थी। रूमर भी उसने ही फैला दी, इसलिए मैंने पॉइजन वाओ को वायलेट नहीं किया। शांग्याजी ने अपना मुंह चौड़ा खोला, डम्बस्ट्रक एक्सप्रेशन लिए। अब जब फैंग युआन ने यह मेंशन किया तो वाओ वाकई ऐसा था। तो वो लूपहोल तब क्यों नहीं ढूंढ पाया? एक, उसकी माइंडसेट की वजह से उसने नहीं सोचा कि फैंग युआन बाई निंग बिंग को पहले ही बताएगा। कैनॉट डाइवर्ज इन्फॉर्मेशन टू एन अननोइंग थर्ड पार्टी, बस इस सेंटेंस को देखकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरा, वो खुद पॉइजन वाओ गू यूज करने वाला था। फैंग युआन अनप्रिपेयर्ड और कॉट ऑफ गार्ड था, लेकिन उसने इसे लॉन्ग अगो प्रिडिक्ट किया था और सिर्फ शांग्याजी को नम करने की कोशिश की थी। तीसरा, शांग्याजी यंग मास्टर बने रहना चाहता था और उसके पास कोई अन्य रास्ता नहीं था। वो एंशियस था और वाओ रिसाइटिंग एक्सट्रीमली पेनफुल था, इसलिए उसने ठीक से सोच नहीं पाया। लेकिन अब जब उसे सब पता था तो बहुत लेट हो चुका था। फैंग जेंग, तुम शेमलेस स्काउंड्रल हो। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई मुझे ट्रिक और डिसीव करने की? तुम कितने डिस्पिकेबल और शेमलेस हो। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।